हेलो हैकर्स, ये बात सच है कि हम हैकर्स थोड़ा आलसी होते हैं, थोड़ा लेजी होते हैं, बिकॉज हमें हार्डवर्क से कई ज्यादा एफिशिएंट और स्मार्ट वर्क पसंद है। नो डाउट लर्नर्स, आज अगर हमें एक सिस्टम को हैक करना है, नेटवर्किंग के जरिए एन्यूमरेशन परफॉर्म करना है, वाईफाई हैकिंग करनी है, खुद को अनोनिमस रखना है, हमें इन सभी टास्क को मैन्युअली और बेस लेवल पे करना आता है। हमें इन सभी टास्क का बेस पता है, बट हम कब तक उन्हीं टास्क को बार बार रिपीट करते रहेंगे? कब तक हम मैन्युअली सेम काम करते ही रहेंगे? ऐसा करने पे हमारा टाइम, हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, जिसे हम बचा के काफी नई चीजें कर सकते हैं। एंड फॉर दैट लर्नर्स, WS TubeTech आप लोगों के लिए लेके आ गई है एडवांस प्लेलिस्ट ऑफ शेल फॉर हैकर्स, जहां पे आप शेल के कुछ ऐसे एडवांस प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे जिससे आपके सारे टास्क आप ऑटोमेशन में ले जा पाएंगे। यानी अब हम इन टास्क को मैन्युअली नहीं करेंगे, शेल बैश प्रोग्रामिंग की मदद से इन्हें मैन्युअली करेंगे। चाहे आप नेटवर्क हैकिंग की बात करें, एन्यूमरेशन की बात करें, वाईफाई हैकिंग के कंसेप्ट्स की बात करें, या फिर आप खुद को अनोनिमस रखने की बात करें, ये सब फिजिबल है यूजिंग शेल और बैश प्रोग्रामिंग। अब ये कैसे होगा, ये इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम सीखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है एडवांस नॉलेज गेन करने में, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, APK पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग जैसे कंसेप्ट्स को कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सीखने में, देन इन दैट केस WS TubeTech आप सभी के लिए लेके आ गया है WS PEN, अ कंप्लीट penetration testing boot camp which is powered by AI। एक ऐसा कंप्लीट करिकुलम लर्नर्स जहां पे आपको लाइव वेबसाइट्स पे, लाइव टेक्नोलॉजीज पे टेस्टिंग करने को मिलेगी। आप बग बाउंटी को, रियल वर्ल्ड बग बाउंटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे, और साथ ही साथ इसका जो करिकुलम है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मल्टीपल डोमेन्स को कवर कर रहा है। आप यहाँ पे नेटवर्क पेन टेस्टिंग सीखेंगे, जिसमें आप नेटवर्क बेसिक स्कैन्स के बाद फायरवॉल बाईपास टेक्निक्स तक सीख रहे हैं। उसके बाद आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखेंगे, जिसमें आप कुछ टॉप 10 अटैक्स हैं उन्हें लाइव परफॉर्म करना, उन्हें डेप्थ लेवल तक परफॉर्म करना सीखेंगे। देन आफ्टर दैट आप पहुंचेंगे APK पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स में, और इतना ही नहीं, इसके बाद में हम पाइथन और शेल प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे ताकि सभी टास्क को हम ऑटोमेशन में ले जा सके। सो ये है एक परफेक्ट बंडल आप सभी के लिए, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने करियर को स्विच करना चाहते हैं, बिकॉज एज वी ऑल आर अवेयर दैट साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड बन चुकी है इस AI एरा में भी, एक ऐसी फील्ड जिसे फिलहाल AI भी नहीं छीन सकता। सो सिक्योर योर करियर विद WS TubeTech, एनरोल नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसके जरिए आप अपनी सीट्स अभी रजिस्टर कर पाएंगे। एंड लर्नर्स, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को इस कंप्लीट वीडियो में कहीं पे भी हमारे एफर्ट्स पसंद आए, देन इन दैट केस लर्नर्स, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए जेन्युइनली फ्रूटफुल है या नहीं, इन वीडियोस ने आपकी कहीं ना कहीं मदद करी है या नहीं, या इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोग हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल्स पर हमें टैग कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको WS TubeTech की प्रोफाइल और यहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल भी विजिबल होगी। नाउ एंजॉय योर वीडियो। रनर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से वाइल लूप की मदद से एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी जैसे कंसेप्ट्स के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। बेसिकली बीइंग अ हैकर, किस तरीके से वाइल लूप, फॉर लूप, अनटिल लूप हम एक एक करके यूज लेकर देखेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वाइल लूप के बारे में। तो देखते हैं लर्नर्स, वाइल लूप का प्रोग्राम हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, ये कैसे हमारे लिए रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंटेबल है, और हम इसमें आगे क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आप ये देख के समझ जाओगे। बट बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए WS TubeTech आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है WSCH वर्जन 3, विच इज WS TubeTech एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI। एक ऐसा कंप्लीट एथिकल हैकिंग करिकुलम जिसमें आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कंप्लीट प्रैक्टिकली सीखने को मिले। एंड साथ ही साथ, बिकॉज आप डेली एक्सपीरियंस मेंटर से इंटरेक्शन करते हैं लाइव जूम क्लासेस में, तो आपके डाउट्स, आपके एरर्स को रिजॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, और आपको अपने साइबर सिक्योरिटी करियर पाथ को क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। आपको एक प्रॉपर विजन दिखने लग जाएगा कि आप किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में एक स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों के स्किल्स को शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स, आपको केस स्टडीज, चीट शीट्स, नोट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। और आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम लर्नर्स, अगर हम प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल्स लेना चाहते हैं, सो इनरोल इन दिस कोर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आपको इस कंप्लीट वीडियो में कहीं भी हमारे एफर्ट्स पसंद आए, देन डेफिनेटली वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही, बट साथ साथ कमेंट में अपने फीडबैक्स, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि क्या ये वीडियोस आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो रही है या नहीं है, क्या आपके लिए वैल्यूज ऐड कर रही है कि नहीं कर रही। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे। तो आपके सामने एक वाइल लूप का प्रोग्राम रखा गया है जो Nmap के साथ काम कर रहा है।
वो कर क्या रहा है सर, पोर्ट रेंज जो होती है उसे स्कैन कर रहा है। हमें पता है नेटवर्किंग में हर मशीन को बात करने के लिए 1 से लेकर 65,535 पोर्ट्स दे रखी है। इट मींस इस सिस्टम में एंटर करने के लिए कई सारे रास्ते हैं और हम नेटवर्क स्कैनिंग के जरिए जानना चाहते हैं कि इस मशीन में कितने ऐसे रास्ते ओपन हैं जिसके जरिए हम इस मशीन में एंटर कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है 65,535 सारे रास्ते ओपन हो, ऐसा नहीं होता। इनमें से कुछ रास्ते ओपन होंगे, हमें फिगर आउट करना है कौन से रास्ते ओपन है, यानी कौन से डोर्स ओपन है। ये समझने के लिए लर्नर्स, इसे प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए हमने बिन बैश को डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एक टारगेट नाम का पैरामीटर रखा जिसमें हम कोई भी आईपी कोई भी डोमेन रख सकते हैं। हम अपने विक्टिम का डेटा यहाँ देंगे, यहाँ हम आईपी भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम डोमेन का नाम यानी वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे scanme.nmap.org को रखा। उसके बाद हमने पोर्ट के अंदर जो वैल्यू रखी, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रखी वो थी 1। अब हमने वाइल लूप चलाया। वाइल लूप कहता है तब तक एक काम को करो जब तक कंडीशन ट्रू है। तो हमने वाइल के अंदर कहा कि जब तक पोर्ट के अंदर जो डेटा है वो लेस देन और इक्वल टू 100 है तब तक कंडीशन ट्रू है। विच मीन्स पहले पोर्ट में 1 होगा, फिर यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट भी करा है तो फिर 2 होगा, 3 होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक पोर्ट का जो रिजल्ट है, जब तक ये स्टेटमेंट जो है कि पोर्ट की वैल्यू 100 से या तो लेस देन हो या इक्वल हो, जब तक ये ट्रू है तब तक काम होगा, यानी 100 तक काम होता रहेगा। जैसे ही पोर्ट की वैल्यू 101 पे पहुंचेगी ये स्कैन रुक जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है ना। अच्छा, जब तक ट्रू है तब तक इसके अंदर होना क्या चाहिए, डू के अंदर क्या करना है। तो सर हमने यहाँ पे पहले प्रिंट कराया जिसमें हमने लिखा है स्कैनिंग पोर्ट और पोर्ट का नंबर ऑन द टारगेट, जिसमें टारगेट का डेटा आ जाएगा, टारगेट की आईडी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है तो टारगेट पैरामीटर के अंदर जो भी था वो यहाँ आ गया, पोर्ट के अंदर जो भी था वो यहाँ आ गया। फिर हमने लिखा है nmap-p, यानी हम पोर्ट डिफाइन कर रहे हैं -p की मदद से, और हमने डॉलर पोर्ट लिख दिया, विच मीन्स पोर्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। जब पहली बार रन करेंगे तो पोर्ट में 1 था तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम सामने वाले विक्टिम मशीन की पोर्ट 1 को स्कैन कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ग्रैप को लगाया जो सर्च का काम करता है। ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा और जो भी चीजें ये फिल्टर कर रहा है, ये सर्च कर रहा है, जैसे ही इसे अपने अंदर लिखी हुई टर्म मिलेगी ये केवल उसी को प्रिंट करेगा। और इसके अंदर आपने डॉलर पोर्ट लिखा है विच मीन्स 1। जब पहली बार हमने प्रोग्राम को रन करा, ध्यान से समझना सब लोग, पहली बार प्रोग्राम को रन करा तो पोर्ट के अंदर वैल्यू क्या थी, 1 थी। क्या पोर्ट लेस देन और इक्वल टू 100 है, ट्रू कंडीशन है, हम आगे बढ़े। हमने यहाँ पे प्रिंट कराया कि भाई हम पोर्ट 1 को स्कैन कर रहे हैं और टारगेट का जो नाम था scanme.nmap.org वो यहाँ आ गया। फिर हमने nmap को कहा कि भाई हमें पोर्ट स्कैनिंग करनी है, पोर्ट नंबर 1 को स्कैन करना है क्योंकि डॉलर पोर्ट यानी पोर्ट के अंदर जो वैल्यू है वो तो 1 है। टारगेट का नाम आ गया विच इज scanme.nmap.org। हमने पाइप सिंबल का यूज लिया जिसका मतलब है यहाँ का रिजल्ट इसके राइट हैंड साइड के लिए इनपुट बन जाएगा। यहाँ का जो रिजल्ट है उसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो डायरेक्टली राइट हैंड साइड के लिए इनपुट बन जाएगा। ये पाइप का काम है। जब राइट हैंड साइड के लिए रिजल्ट बना तो राइट हैंड साइड में हमने यूज लिया ग्रैप को, जो कह रहा है कि मैं वही रिजल्ट बताऊंगा, वही रिजल्ट अब आपको शो करूंगा जो कि मेरे फिल्टर में आ रहा होगा। इसके फिल्टर में हमने लिखा कि भाई आपको ढूंढना है डॉलर पोर्ट, यानी पोर्ट के अंदर जो वैल्यू है वो ढूंढनी है। पोर्ट के अंदर लिखा है 1, तो ग्रैप ने क्या करा, 1 को सर्च करा। जहां जहां 1 लिखा हुआ है ग्रैप उस लाइन को प्रिंट कर देगा। हमने कहा एक बार इस प्रोग्राम को यूज लेकर देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। ओके लर्नर्स, सो लर्नर्स हम हमारी काली मशीन के टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप sudo su के जरिए रूट परमिशन ले लेना। देन हम कमांड लिखेंगे gedit स्पेस हमारी फाइल का नाम विच इज students.sh, और अब हम इसमें वाइल लूप का एक प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो हमने यहाँ पे कंट्रोल ए करा, कंट्रोल वी कर दिया, एक प्रोग्राम पेस्ट करा है जिसे मैं आपको समझाता हूँ। बिन बैश डिफाइन करा, उसके बाद ये लाइन तो कमेंट है, हैश के अंदर लिखा हुआ है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये बस हमें डिफाइन करने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा टारगेट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा, उसके अंदर वैल्यू दे दी है ना, एक डोमेन नेम। पोर्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट हमने जो वैल्यू दी है वो है 1। हमने यहाँ पे चलाया वाइल को स्टार्ट करा और हमने कहा कि जो पोर्ट के अंदर की वैल्यू है वो जब तक लेस देन और इक्वल टू 100 है तब तक उसे रन करें। अब इस 100 से हम सेटिस्फाई नहीं है, हम चाहते हैं भाई इस नेटवर्किंग में बात करने के लिए 65,535 पोस्ट दे रखी है तो क्यों ना सारी टेस्ट हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 65535, यानी हम इसे कह रहे हैं इस प्रोग्राम को तब तक वर्क करना है जब तक ये 65535 सभी पोस्ट को टेस्ट न कर ले, यानी पोस्ट इसके लेस देन इक्वल टू ना आ जाए। हमने यहाँ पे प्रिंट करा कि हम कब कौन सी पोर्ट को स्कैन कर रहे हैं और किस विक्टिम पे स्कैन कर रहे हैं, हमने हमारे रेफरेंस के लिए प्रिंट करा है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा nmap-p पोर्ट नाम का वेरिएबल, टारगेट नाम का वेरिएबल, और हमने ग्रैप को लगा दिया कि भाई पोर्ट के अंदर जो भी वैल्यू है उससे ही सर्च करके उतना ही डेटा दिखाओ, बाकी का रिजल्ट मत दिखाओ। पोर्ट को हमने लगातार इंक्रीमेंटल पे लगा दिया, इंक्रीमेंट होती जा रही है पोर्ट बाय 1, ठीक है, और हमने इसे सेव कर दिया। अब इसे रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है।
हमने यहाँ पे लिखा ./students.sh। मेक श्योर आप इस फाइल को रन करने से पहले एग्जीक्यूटेबल परमिशन जरूर प्रोवाइड कर दें यूजिंग chmod+x। एंटर प्रेस करा। आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट 1 को स्कैन कर रहा है ना। स्कैनिंग चालू हुई। एनमैप भी अपना थोड़ा टाइम लेगा। एनमैप अपना रिजल्ट दिखा रहा है, और ये रिजल्ट भी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 1 लिखा हुआ है ना। ग्रैप ने कहा कि हर वो लाइन जिसमें 1 लिखा होगा मैं दिखाऊंगा, फिर ये 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। इस तरीके से मैं रिजल्ट दिखाने की कोशिश करेगा। अब अगर सामने वाली मशीन की पोच ओपन है तो मैं वो यहाँ दिखेगी, नहीं है तो नहीं दिखेगी। अगर आप इतना फिल्टर नहीं करना चाहते अपने रिजल्ट को, आप बस चाहते हो कि हमें सारा डेटा दिखने लग जाए, तो फिर आप ग्रैप वाली टर्म को हटा देना जो कि फिल्टर करके दिखा रहा है, जो कि केवल वही वर्ड दिखाएगा जो उसके अंदर लिखा हुआ है ना। सो अगर आपको उसे हटाना है तो हम वो भी कर सकते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। पोर्ट 1 जो है टीसीपी, वो हमें कंप्लीट इसने रिजल्ट नहीं दिया है, विच मीन्स फायरवॉल ने हमें यहाँ पे थोड़ा सा रोका है, इसलिए फिल्टर्ड इसका रिजल्ट आया है। इसका क्या मतलब है बाद में समझेंगे, फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा कि हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। एक बार के लिए हमने इसे रोका क्योंकि से इसका रिजल्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित हो रहा है, बहुत ज्यादा ईजी नहीं है। मल्टीपल लाइंस आ रही है, हमें नहीं पता बाकी की लाइंस क्यों आ रही है। ऑल्दो जितनी भी लाइंस आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं 1 लिखा हुआ है। तो हमने क्या काम करते हैं, हम ग्रैप को हटा देते हैं। हमने इस ग्रैप वाली टर्म को हटा दिया। इसे हटाने से हमें कोई नुकसान नहीं है। अब ये स्कैनिंग करेगा, जो डेटा है उतना प्रिंट कर देगा। सेव करा, क्लोज करा और रन करा। अब आप देखोगे सारा रिजल्ट दिखाएगा, कोई फिल्टर करके कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं दिखाएगा। सारा रिजल्ट दिखाता रहेगा कि अभी स्कैनिंग की प्रोग्रेस क्या है। और ज्यादा अगर आपको डिटेल में डेटा चाहिए, अगर आपको ये भी जानना है कि स्कैन अभी कितना हो गया है, कितना बाकी है, देन उस केस में आप -v का यूज ले सकते हैं, जिसका मतलब वर्बस है। खैर फिलहाल तो हम व्हाइल लूप का कंसेप्ट अभी सीखना आए हैं। -v आप यूज लोगे, आपको और डिटेल में रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा वेट करते हैं रिजल्ट आने का। सो लर्नर्स आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पहले पोर्ट का हमें रिजल्ट मिला है, दूसरी का भी मिला है। दिस प्रोसेस विल टेक टाइम नो डाउट, क्योंकि 65535 हर पोर्ट को एक एक करके स्कैन कर रहा है। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि हम यही प्रोग्राम बनाएं, हम अलग अलग आईपीस को स्कैन कर सकते हैं। पोर्ट स्कैन भले ही कंप्लीट रखो। लर्नर्स आज हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। किस तरीके से फॉर लूप हमारे लिए बेनिफिशियल है बीइंग एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। क्या हम फॉर लूप की मदद से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं शैल और बैश के, जो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो, काफी पावरफुल रोल प्ले करे। सो आज हम उसी कंसेप्ट को समझने वाले हैं, किस तरीके से फॉर लूप हमारे लिए यूजफुल है। और आज हम इसके साथ एनमैप का यूज लेना सीखेंगे। बेसिकली लॉजिक क्लियर कर देंगे ताकि आप आगे चल के किसी भी टूल के साथ इसे यूज ले सके। तो लर्नर्स हम बना रहे हैं एक एनमैप का प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप, जो हमारे लिए पोर्ट की रेंजेस को स्कैन करेगा। हम आईपी की रेंजेस का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। देखते हैं पहले इसका लॉजिक क्या है और ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने बिन बैश को डिफाइन करा, ये कमेंट लाइन है। उसके बाद हमने टारगेट नाम का वेरिएबल रख दिया, जिसमें हमने हमारे विक्टिम का आईपी या डोमेन दोनों में से जो चाहे लिख सकते थे। फिलहाल हमने डोमेन लिखा। उसके बाद हमने फॉर लूप को स्टार्ट करा और हमने कहा कि भाई पोर्ट नाम का एक वेरिएबल रख दो, और उस पोर्ट के अंदर एक एक वैल्यूज ऐड करते जाओ इस लिस्ट की। ये लिस्ट कह रही है 20 से लेकर 30 तक की जो रेंज है, वो रेंज का एक एक वैल्यू जो है वो फॉर के अंदर स्टोर होता रहेगा, है ना। और उसे ट्राई करते रहेंगे। हम ट्राई कैसे करते रहेंगे, तो सर हमने यहाँ पे प्रिंट करा कि हम कब कौन सी पोर्ट को स्कैन कर रहे हैं और किस विक्टिम पे स्कैनिंग हो रही है। एनमैप के स्कैन को स्टार्ट करा, -p के जरिए पोर्ट मेंशन करते हैं हम, और उसके अंदर हमने डॉलर पोर्ट लिखा है। डॉलर पोर्ट का मतलब क्या है, पोर्ट के अंदर जो भी वैल्यू है। तो जब ये स्टार्ट होगा तो सबसे पहले पोर्ट में वैल्यू क्या होगी, 20। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट मींस यहाँ पे लिखा है 20। किस पे स्कैनिंग हो रही है, scanme.nmap.org, इस पे स्कैनिंग हो रही है। तो टारगेट का डोमेन नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हम एनमैप से पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं, पोर्ट 20 पे किस विक्टिम पे कर रहे हैं हमने वो मेंशन कर दिया। देन उसके बाद हमने ग्रैप का यूज लिया, जो सर्च करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है रिजल्ट को। ग्रैप को हमने कहा कि भाई हमें वही लाइन दिखाओ जिसमें पोर्ट के अंदर लिखा हुआ वैल्यू दिख रहा है, यानी पूरे रिजल्ट में केवल वही डेटा दिखाओ जिसमें पोर्ट के अंदर जो नंबर है वही दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ डॉलर पोर्ट लिखा है, पोर्ट में था 20। इट मींस ग्रैप क्या करेगा, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमें केवल वही लाइंस दिखाएगा, वही लाइन फिल्टर करके दिखाएगा जिसमें 20 वर्ड यूज हो रहा है, 20 नंबर यूज हो रहा है। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। नो डाउट ग्रैप को यूज लेने से आपको रिजल्ट को देखने और समझने में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। कई जगहों पे ग्रैप बहुत बेनिफिशियल है, कहीं कहीं पे हमें इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता भी है तो आप उस केस में आप इसे रिमूव कर सकते हैं। एक बार इसके प्रोग्राम को बना के ट्राई करके देखते हैं कि वो कैसा वर्क कर रहा है। तो इसके लिए लर्नर्स हम अपनी काली मशीन पे आ चुके हैं और हमने यहाँ पे कमांड लिखा gedit students.sh, एंटर प्रेस करा। हमारी फाइल की एडिटिंग चालू हो चुकी है और इसमें हमने एक फॉर लूप का वही प्रोग्राम जो अभी हमने देखा था वो रखा हुआ है।
डिस्कस हम इसे पहले ही कर चुके हैं, हम टारगेट का आईपी दे चुके हैं, पोर्ट की रेंज दे चुके हैं, एक एक वैल्यू पोर्ट में आती रहेगी और तब तक आती रहेगी जब तक सारी वैल्यूज टेस्ट ना हो जाए। तो हमने 20 से 30 पोर्ट मेंशन करी है। अब हमें पता है नेटवर्किंग में हर डिवाइस के पास 1 से लेके 65535 सारी पोर्ट्स है। हम कौन सी रेंज को स्कैन कर रहे हैं? केवल 20 to 30 को, जबकि हम पूरी रेंज भी स्कैन कर सकते हैं, विच मीन्स 1 से लेकर 65535। तो ये पूरी की पूरी रेंज को मेंशन कर देगा। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, 1 से लेकर ये कंटिन्यूस चलेगा और कब तक चलेगा? जब तक 65535 ना आ जाए। सारी वैल्यूज यहाँ पे टेस्ट होने वाली है। हमने कहा परफेक्ट। फिर हमने यहाँ पे क्या करा? प्रिंट कर दिया कि हम कौन सी पोर्ट को स्कैन कर रहे हैं और किस टारगेट पे स्कैनिंग कर रहे हैं। आप चाहो तो टारगेट को भी हम बदल देते हैं और इजी करने के लिए हम रख देते हैं 127.0.0.1। ओके, हमने यहाँ पे nmap का स्कैन लिख दिया, nmap को लिखा, nmap के स्कैन को स्टार्ट करा, -p के जरिए पोर्ट मेंशन करते हैं, तो हर बार इसमें एक एक नंबर आता रहेगा, पोर्ट 1 2 3 4 5 इस तरीके से। टारगेट का आईपी यहाँ पे आ जाएगा विच इज 127.0.0.1। और ग्राफ में हमने कहा कि भाई पोर्ट जो भी सेम पोर्ट जहां भी दिख रही है उसी लाइन को दिखाओ। इस रिजल्ट को फिलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ग्राफ को भी हम यूज नहीं ले रहे। हमने इसे सेव करा और क्लोज कर दिया और फिर से रन करके देखते हैं। $students.sh एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना मत भूलना एवरीवन, chmod+x की मदद से। एंटर प्रेस करा, आप देखोगे इसने बहुत ही फास्ट पोस्ट स्कैनिंग चालू कर दी है ना, और ये हमें लगातार रिजल्ट भी लाके दे रहा है। अब इस रिजल्ट में आप देखोगे सर और भी कई सारी लाइंस आ रही है। अगर आप ये लाइंस नहीं चाहते हो तो आप ग्रैप का यूज ले सकते हो, बट हम देख रहे हैं कि हमें हर पोर्ट का रिजल्ट दिखाता जा रहा है, हर पोर्ट पर टेस्टिंग कर रहा है ना, कि वहां कोई टूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ट्राई कर रहा है। क्लोज लिखा हुआ है मतलब नहीं चल रहा है। अभी 200 की रेंज तक हम पहुंचे हैं, 250 का अप्रॉक्स है ना, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तब तक करेगा जब तक 1 से लेकर 65535 पोर्ट स्कैन ना हो जाए। जहां ओपन पोर्ट मिल रहा है वो भी दिखा रहा है। अब आप देखोगे सर यहाँ क्लोज क्यों लिखा हुआ है, हमें क्लोज पोर्ट से क्या मतलब है, नहीं चाहिए। तो मैं एक बार के लिए इस प्रोसेस को Ctrl+C से रोक रहा हूँ। तो सर हमें यहाँ पे क्लोज क्यों दिखा रहा है? हम क्लोज नहीं देखना चाहते, हमें तो केवल वही पोर्ट दिखाओ जो ओपन है। तो हमने कहा अब एक काम करते हैं, हम ग्रैप का यूज लेते हैं और उसमें ओपन वर्ड को लिख देते हैं, उसमें जो कीवर्ड है फिल्टर को ओपन लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ पोर्ट। हम गए हमारे प्रोग्राम में, हमने यहाँ पे फिर से पाइप लगाया जिसका काम है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी स्टेटमेंट, जो भी कंडीशन, जो भी कमांड लिखा होगा उसका जो रिजल्ट जनरेट होता है वो ये राइट हैंड साइड के लिए इनपुट बना देता है, यानी वो डेटा डायरेक्टली राइट हैंड साइड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमने लिख दिया ग्रैप और इसके अंदर सर्च में हमने लिख दिया ओपन, यानी मुझे वो सारी लाइंस दिखाएगा जिसमें ओपन लिखा और बाकी का लाइन नहीं दिखाएगा। हमने एंटर प्रेस कर इसे सेव करा है ना, एंटर प्रेस नहीं इसे सेव करा, क्लोज करा और फिर से रन करते हैं। अब आप देखोगे जहां पे केवल ओपन वर्ड यूज हो रहा था किसी भी जगह पे है ना, ये पहली लाइन तो हमने प्रिंट कराई है, हमने जानबूझ के प्रिंट कराई तो वो तो दिखेगी, लेकिन nmap स्कैन की कोई भी ऐसी पोर्ट जिसमें ओपन मिलेगा वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। आप चाहो तो इसे भी हटा सकते हो है ना, उस एको के जरिए हमने प्रिंट करा था कि कौन सी पोर्ट को हम स्कैन कर रहे हैं किस आईपी की, तो हम इसे चाहे तो हटा सकते हैं। कुछ ही देर में हमें रिजल्ट मिल जाएगा और देखते हैं हमें कितनी ओपन पोर्ट्स मिलती है। सो लर्नर्स यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही इसे एक भी ओपन पोर्ट मिली इसने क्या करा, इसने से इंस्टेंट हमें यहाँ पे शो कर दिया कि ये रही एक ओपन पोर्ट विच इज 2900 है ना, क्विक शूट करके सर्विस यहाँ पे चल रही है। इस तरीके से जितनी भी ओपन पोर्ट्स मिलेगी ये आपको शो कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये जो कंसेप्ट अभी भी हमने परफॉर्म करा, ये जो हमने फॉर लूप की मदद से पोर्ट स्कैनिंग सीखी। लर्नर्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनटिल लूप के कुछ एडवांस प्रोग्राम्स के बारे में। हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस अनटिल लूप की मदद से हम एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड में कैसे ऑटोमेशन प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो आज हम जो पहला प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो है अनटिल विथ nmap, यानी अनटिल लूप का जो प्रोग्राम है वो हम nmap के साथ बनाएंगे, nmap की मदद से बनाएंगे ताकि वो nmap के टास्क ऑटोमेशन में ले जा सके। अब इसे करने के लिए लर्नर्स एक बार प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं, फिर उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप लोगों को इस कंप्लीट वीडियो में कहीं भी हमारे एफर्ट्स पसंद आए देन डेफिनेटली वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर करना, बस साथ ही साथ कमेंट सेशन में आप लोग अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, अपनी फीडबैक शेयर करना कि ओवरऑल ये वीडियोस आप लोगों के लिए वैल्यूएबल, आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो रहे हैं या नहीं। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, यानी WSCubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में विच इज पावर्ड बाय AI, जहां पे आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारे AI टूल्स भी सिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स और केस स्टडीज जैसी चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो ओवरऑल आपके स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे शार्प करने में काफी मदद करेगी।
ये सारी चीजें लर्नर्स हम लाइव जूम क्लासेस के जरिए सीखेंगे, जहां पे आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाएंगे, अपने करियर पाथ को क्लियर कर पाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छी डेप्थ लेवल का नॉलेज ले पाएंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WCH वर्जन 3 में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक पे क्लिक करें और अभी एनरोल करें अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू, एंजॉय वीडियो। प्रोग्राम अगर हम देखें लर्नर्स तो सबसे पहले हमने बिन बैश को डिफाइन कर दिया, हमने बता दिया ये एक बैश प्रोग्राम है हमारी मशीन को। उसके बाद हमने एक कमेंट लिखा ताकि हमारे रेफरेंस के लिए में आइडिया लग जाए प्रोग्राम किस चीज का है। देन हमने एक टारगेट नाम का वेरिएबल रखा और उसके अंदर वैल्यू डाल दी जो कि है विक्टिम का डोमेन नेम, आईपी भी आ सकता है, डोमेन भी आ सकता है। पोर्ट के अंदर हमने यहाँ पे 20 लिखा है, विच मीन्स एक वेरिएबल बनाया उसमें डेटा स्टोर कर दिया है 20। अब यहाँ अगर आप देखोगे कि हमने अंटिल को स्टार्ट करा, अंटिल लूप को स्टार्ट करा जो कहता है कि तब तक एक टास्क को परफॉर्म करो जब तक वो ट्रू ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे कहा कि भाई जब तक पोर्ट ग्रेटर देन 30 ना हो जाए, जब तक पोर्ट का वैल्यू ग्रेटर देन 30 विच मीन्स 31 ना हो जाए तब तक इस टास्क को करते रहो। जैसे ही पोर्ट का वैल्यू 31 होगा ये टास्क रुक जाएगा, है ना, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे डू स्टेटमेंट को रन करा, डू के अंदर बताया क्या काम करना है। सबसे पहले हमने प्रिंट करा स्कैनिंग पोर्ट, पोर्ट का नंबर और हम किस टारगेट को स्कैन कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा nmap-p जिसका मतलब है कौन सी पोर्ट स्कैन करनी है, और यहाँ पे $p लिख दिया विच मीन्स पोर्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट पोर्ट में क्या वैल्यू थी, 20 थी, तो यहाँ 20 आ गया। उसके बाद $टारगेट लिखा है विच मीन्स टारगेट का जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा। फिलहाल के लिए वो ये डोमेन नेम है, आईपी होता तो वो भी आ जाता। देन हमने यूज लिया पाइप का, उसके अंदर यूज लिया ग्रैप का। ग्रैप क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, सर्च कर रहा है। ग्रैप कह रहा है मैं आपको केवल वही लाइंस बताऊंगा, वो फिल्टर करके वही डेटा दिखाऊंगा जो कि आपने मेंशन करा है, जो आप देखना चाहते हो। तो ग्रैप के अंदर हमने मेंशन क्या करा, हमने यहाँ पे लिख दिया डुअल कोट्स के अंदर $पोर्ट विच मीन्स पोर्ट के अंदर जो भी वैल्यू, अगर पोर्ट के अंदर 20 है तो ग्रैप क्या करेगा, मुझे केवल वही लाइंस दिखाएगा जिसमें 20 लिखा हुआ आ रहा है। हमने साथ साथ पोर्ट को इंक्रीमेंटल में भी डाल दिया। पोर्ट का वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट टाइम 20 था, देन 21 होगा, 22 होगा। ये कब तक चलेगा, जब तक पोर्ट का वैल्यू ग्रेटर देन 30 ना हो जाए, यानी 20 से लेकर 30 तक की सारी पोर्ट स्कैन होगी, 10 पोर्ट स्कैन होगी। मैं पूरी रेंज भी दे सकता था 1 से 6 5535 की, फिलहाल के लिए हमने इतना ही करना बेटर समझा। अब इसी प्रोग्राम को हमने समझ तो लिया है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और इसमें अपने हिसाब से कोई चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी काली मशीन पे। सो लर्नर्स हम हमारे काली टर्मिनल में आ चुके हैं। sudo su के जरिए रूट परमिशन जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे gedit फाइल का नाम, और इस फाइल में आपके लिए एक प्रोग्राम रख दिया गया है जो कि अंटिल लूप के जरिए nmap की नेटवर्क स्कैनिंग कर रहा है, पोर्ट स्कैनिंग कर रहा है। अब हमने यहाँ पे टारगेट में डोमेन दे दिया है, हम चाहे तो आईपी भी दे सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। उसके बाद पोर्ट के अंदर हमने 20 लिख दिया, पोर्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है 20 है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने तब तक स्कैन करे जब तक इसकी वैल्यू 30 है। तो एक काम करते हैं, पोर्ट की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 78 और इसे हम तब तक स्कैन करते हैं जब तक पोर्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 80 ना हो जाए, यानी पोर्ट 80 को एक बार स्कैन कर ले, इसलिए हमने एक छोटी सी रेंज दे दी इसे। ठीक है, एट द एंड हमें लॉजिक समझ आना चाहिए, प्रोग्राम काम करना चाहिए। डू के अंदर एको में हमने प्रिंट करा है कि हम कौन सी पोर्ट को और किस टारगेट को स्कैन कर रहे हैं। nmap का कमांड दे दिया, nmap-p यानी पोर्ट स्कैन करो, कौन सी पोर्ट स्कैन करनी है, कौन सी टारगेट की करनी है वो मेंशन हो गया। सर्च में हमने पोर्ट डाला, लेकिन अब पोर्ट की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं ओपन, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। सर्च ग्रैप क्या करेगा, हर वो जगह जहाँ पे 20 लिखा हुआ होगा या फिर 78 लिखा होगा वो सारी लाइंस प्रिंट करता रहेगा, जिससे हो सकता है हमारे पास अलग अलग डुप्लीकेट वैल्यूज आए या अलग अलग तरीके का डेटा है जो बेनिफिशियल नहीं है। तो हमने से कहा भाई अगर कोई ओपन पोर्ट मिल रही है तो वो दिखा दो। पोर्ट को इंक्रीमेंट करा, प्रोग्राम को सेव करा और अब इसे रन करके देखते हैं। chmod+x की मदद से प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देंगे लर्नर्स। और अब हमने लिखा $students.sh, एंटर प्रेस करा। आप देख रहे हो सबसे पहले पोर्ट नंबर 78 को स्कैन कर रहा है, फिर 79 को करेगा, फिर 80 को करेगा और 81 तक जाते हुए रुक जाएगा, क्योंकि हमने रेंज शायद 80 की ही दी थी। थोड़ा वेट करेंगे इसके रिजल्ट आने तक। ये केवल उसी लाइन को दिखाएगा जहां ओपन लिखा होगा, अगर कोई पोर्ट ओपन नहीं मिलती है तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। सो लर्नर्स यहाँ पे इसने पोर्ट नंबर 78, 79 और 80 तीनों को स्कैन करा, कोई भी जगह पे इसे ओपन पोर्ट नहीं मिली, इसलिए इसने हमें रिजल्ट नहीं दिया। अगर मिलती तो डेफिनेटली शो करता। बट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अब हम अंटिल लूप की मदद से भी अपने प्रोग्राम्स बना पा रहे हैं। लर्नर्स इसी तरीके के एफर्ट्स डाल के आप जैसे प्रोग्राम्स और डिजाइन कर सकते हो। ये एक नॉर्मल सा रेफरेंस था, आगे चल के हम काफी एडवांस प्रोग्राम्स बना के देखेंगे जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम हैकिंग, नेटवर्क टेस्टिंग में हमारी मदद करेंगे। लर्नर्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम शेल की मदद से अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं।
ये समझने के लिए लर्नर्स हमें पहले देखना होगा कि आईपी एड्रेस चेंज कैसे होगा, देन हम उसे ऑटोमेशन में एक प्रोग्राम के जरिए शेल या बैश प्रोग्रामिंग के जरिए कैसे परफॉर्म करें। तो इसके लिए हमने अपने टर्मिनल पे आ गए, रूट परमिशंस ले ली sudo su की मदद से और उसके बाद इसे जूम कर लिया। अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे ifconfig और एंटर प्रेस करेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारे पास करंट क्या क्या डिवाइसेस हैं, उनका आईपी क्या है। इसे मैं थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ लर्नर्स, ताकि इसका जो रिस्पॉन्स आपको अच्छे से समझ आए। आप देखोगे यहाँ पे 3 इंटरफेसेस बता रहा है। फर्स्ट वन इज डॉकर 0, देन ETH0 जिसका मतलब इथरनेट है, देन LO जिसका मतलब लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट का आईपी हमें दिखा रहा है आईनेट के अंदर विच इज 127.0.0.1। हम इंटरेस्टेड है अपना प्राइवेट आईपी बदलने में, जो कि है ETH0 के अंदर। ETH0 में आईनेट में आप देखोगे 192.168.111.140 ये मेरा करंट आईपी एड्रेस है जिसे मुझे चेंज करना है ना। उसके अलावा डॉकर का आईपी आप लोगों को शो नहीं होगा, ये मैंने इंटरफेस जो है ऐड करा था, डॉकर को ऐड करा था, दैट्स व्हाई ऐसा शो हो रहा है। लेकिन आप लोगों को ETH0 और LO दिखाई देगा। और अगर आप लोगों ने अपनी काली मशीन में वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट कर रखा है देन इन दैट केस आपको W90 भी शो होगा। अब इनमें से कोई भी इंटरफेस हमें दिखे, अगर हम इनका आईपी बदलना है तो प्रोसेस बहुत आसान है। आपको कमांड लिखना है ifconfig, उसके बाद आपके इंटरफेस का नेम, जैसे एक बार डिस्प्ले को क्लियर करते हैं और इंटरफेस का नेम यहाँ मेंशन करते हैं विच इज ETH0, और उसमें आप क्या सेट करना चाहते हो, क्या आईपी रखना चाहते हो, आप डायरेक्ट वो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मुझे 192.168.111.150 आईपी चाहिए। अब तक आई थिंक हमारा आईपी 140 समथिंग था, अब हमें 150 चाहिए। तो हमने एंटर प्रेस करा और अब अगर हम ifconfig कमांड रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा आईपी सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। बहुत आसान है प्राइवेट आईपी चेंज करना, है ना। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस हम ऑटोमेशन में करें, यानी हम एक प्रोग्राम बना दें, जो मशीन स्टार्ट होती है हमें अपने आईपी एड्रेसेस, हमें अपने इंटरफेसेस बताए और हमें ऑप्शन दे, हमसे पूछे कि आप कौन सा आईपी रखना चाहते हो और उस हिसाब से चेंजेस कर दे। ये करने के लिए लर्नर्स चलते हैं हमारी फाइल के पास। तो हमने यहाँ पे लिखा gedit students.sh, एंटर प्रेस करो और यहाँ आपके लिए एक प्रोग्राम रखा गया, एक स्पेशल प्रोग्राम जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेशन में चेंज करने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने क्या करा, बिन बैश को डिफाइन कर दिया। बिन बैश को डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा एको और उसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, एक वर्ड प्रिंट करा दिया, एक सेंटेंस प्रिंट करा दिया विच इज अवेलेबल इंटरफेस एंड आईपीज। तो हमें अवेलेबल इंटरफेसेस, सभी इंटरफेसेस के नाम और उनके आईपी दिखाएगा। ये कैसे होगा, तो सर इसके लिए हमने क्या करा, एक फॉर लूप लगाया, वहां पे हमने iFace नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उस iFace वेरिएबल के अंदर हम एक एक वैल्यूज लेते रहेंगे। किस चीज की, तो सर आप यहाँ देखोगे आपने कमांड लिखा IP-O लिंक शो, ये क्या करेगा, सभी इंटरफेसेस के नाम दिखाएगा। अब उसके साथ ताकि एक्स्ट्रा डेटा ना आए या जो भी एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है वो हट जाए, तो हमने यहाँ पे कट का यूज लिया जिसमें हमने -D जिसे हम डेलिमिटर कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, किस हिस्से को हटाना है या दो एंटिटीज के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या दो एंटिटीज के बीच का डिफरेंस स्पेस है। फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्लीट लाइन लिखी है और मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे जो न्यू वर्ड है वो कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, तो आप देखोगे कि सर न्यू जो है वो तो सेकंड नंबर पे लिखा है। अब हम कहेंगे कि आपने इसे सेकंड कैसे कहा, क्या डिफरेंस था, आपने दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस कैसे डिफाइन करा, आपने इसे फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे थर्ड एंटिटी कैसे कहा। तो आपने कहा सर इनके बीच में स्पेस दे रखा है, तो इनका जो -D है, जो इनका जो डेलिमिटर है या इनका जो डिफरेंशिएटर है वो स्पेस है। तो अगर मैं स्पेस को एक डिफरेंशिएटर बनाकर ये कहूं कि मुझे सेकंड एंटिटी चाहिए, एफ का मतलब है कि हमें कौन सी एंटिटी चाहिए, तो हमने कहा सर हमें सेकंड एंटिटी चाहिए। तो ये क्या करेगा, देखेगा कि भाई फर्स्ट एंटिटी है, फिर एक स्पेस है, ये आगे सेकंड एंटिटी, ये सेकंड एंटिटी को ही दिखाएगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, जो रिजल्ट आया उसमें से केवल काम के डेटा को फिल्टर कर रहे हो, कट कर रहे हो। तो वहां पे हमने इसका यूज लिया। उसके आगे हमने TR का यूज लिया जो बेसिकली रिमूव करने के काम करता है, और उसमें -D डिफरेंशिएटर में आपने एक स्पेस दिया, डुअल कोट्स के बीच में क्या दिया, स्पेस दिया। तो ये क्या करेगा कि सर जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था ये वो सारा हटा देगा। इट मींस इस कमांड की मदद से हमें अपने इंटरफेसेस के नाम मिल जाएंगे, बाकी का सारा डेटा हट जाएगा। और जितने भी इंटरफेस मिलेंगे वो एक एक करके iFace के अंदर ऐड होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ डॉलर यूज हो रहा है ना। तो इनके अंदर जो जो वैल्यूज निकली वो iFace का एक वेरिएबल बनता चला जाएगा, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू बनती चली जाएगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमें इंटरफेस दिखा होगा LO, तो LO जो है वो iFace के अंदर स्टोर हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करा, आईपी एड्रेस कलेक्ट करने की कोशिश करी। तो हमने फिर से कमांड लिखा IP-O-4 एड्रेस शो, यानी ADDR शो, और उसमें जो भी वेरिएबल iFace का नाम था उसको दिखा दिया। बेसिकली हमने क्या करा, अगर iFace में LO यानी लोकल होस्ट यूज हो रहा है तो हमने कहा भाई लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस दिखाओ हमें, तो लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस दिखाएगा और उसके साथ जितना भी एक्स्ट्रा डेटा दिखा रहा था वो हमने इसकी मदद से हटा दिया, आईपी एड्रेस को सिलेक्ट कर दिया और उसके आगे से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हमें और डिलीट करने की जरूरत थी, हटाने की जरूरत थी, वो भी मेंशन कर दिया
इन कमांड्स को अलग अलग रन करके भी आपको और क्लियर आइडिया लग जाएगा कि वर्क कैसे कर रहे हैं, जो मैं अभी दिखा दूंगा। उसके बाद हमने क्या करा, हमने प्रिंट करा कि जो हमारा आई फेस था विच मीन्स इंटरफेस था, उसको क्या आईपी एड्रेस मिला है वो प्रिंट कर दिया। और अगर कोई आईपी नहीं मिला है तो नो आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पे लर्नर्स हमारा फॉर लूप बंद हो चुका है। हमने सवाल आगे कंटिन्यू करा, हमने यूजर से एक इनपुट लिया जो कि था इंटरफेस का नाम। हमने यूजर को कहा कि हमने आपको सारे इंटरफेस दिखाए, सबका आईपी दिखाया, अब आपको एक इंटरफेस सिलेक्ट करो। जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा वो उस वेरिएबल में आ जाएगा EN में। और साथ ही साथ हमने अब यूजर को कहा कि अपने लिए एक नया आईपी सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको नया आईपी एड्रेस आईपी चेंज करना है तो न्यू आईपी रखना पड़ेगा। तो हमने यूजर से एक न्यू आईपी लिया जिसे स्टोर करा आईपी नाम के वेरिएबल में। और बिल्कुल इजी तरीके से लर्नर्स जो अभी हमने रिसेंटली मैन्युअली कमांड लिख के आईपी चेंज करना सीखा था वही हमने यहाँ लिखा। हमने sudo लिख लिया रूट परमिशन के लिए, देन ifconfig लिखा, उसके आगे हमने $EN लिख दिया जिसका मतलब है इंटरफेस का नाम जो भी यूजर ने लिखा होगा, और यहाँ आ जाएगा $IP विच मीन्स यूजर ने जो नया आईपी लिखा था वो यहाँ आ चुका है। ये कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आपको नया आईपी मिल जाएगा, और उसे यहाँ पे हमने प्रिंट करने की कोशिश करी है कि आपका नया आईपी क्या है, और ifconfig के जरिए आपको कंफर्म भी करा है। अब एक बार इसे रन करते हैं, उसके बाद इन कमांड्स को सेपरेटली रन करके देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये कट और TR ने एग्जैक्टली डिफरेंस क्या लेकर आया, ये पूरा कमांड हमें क्या क्या रहा था। हमने इसे सेव करा, क्लोज करा, एग्जीक्यूटेबल परमिशन दी, एंटर प्रेस कर दिया और $students.sh लिख दिया। जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा, अब आप देखोगे इसने हमें 3 इंटरफेसेस दिखाए, LO, ETS 0 और Docker 0। इसके हिसाब से मेरे पास 3 इंटरफेसेस ही है। अगर WLAN 0 होता तो ये दिखाता। उसके आगे इसने सबके आईपी एड्रेस बताया, लोकल होस्ट का आईपी क्या है, इथरनेट 0 का आईपी क्या है, डॉकर का आईपी क्या है। हमें इथरनेट 0 ETS 0 का जो आईपी है वो बदलना है। तो हमने कहा किसका आईपी बदलना है, इसने हमसे पूछा सिलेक्ट इंटरफेस, हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज ETH 0। मेक श्योर कि आपको जो यहाँ पे आप देख रहे हो उसी इंटरफेस का नाम आप एज इट इज लिखो, चाहे आप कॉपी पेस्ट कर लो। हमने एंटर प्रेस करा, अभी हम बोल रहे हैं कि आईपी सिलेक्ट करो। हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, जब भी हम आईपी चेंज करते हैं हम उस आईपी की पूरी रेंज नहीं बदलते, हम बस उसके लास्ट के पेयर को बदलते हैं, विच मीन्स 192.168.111 की रेंज हम फॉलो कर रहे थे, लास्ट का जो पेयर हम वो बदलेंगे। तो हमने यहाँ पे आईपी लिखा 192.168.150, अभी हमारा है तो हमने कहा 145 ले लेते हैं और एंटर प्रेस करा। इस हिसाब से इसने हमारा आईपी एड्रेस बदल दिया, और शायद आप सभी को विजिबल होगा कि अब जो मेरा करंट प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो है 192.168.111.145। उम्मीद है लर्नर्स आप सभी को एक कंसेप्ट समझ आया होगा, प्रोग्राम समझ आया होगा। अब हमने जो कमांड अभी अपने प्रोग्राम में ऐड करे तो उसे मैन्युअली रन करके देखते हैं। तो हम गए gedit में, हमने सबसे पहला कमांड ये लिखा था, हमने केवल इस कमांड को पहले प्रिंट करा, यानी इसे रन करा। सेकंड टर्मिनल में गए, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और हमारा कमांड पेस्ट करते हैं। एंटर प्रेस करने पे आप ये देखोगे कि ये हमें इंटरफेसेस के नाम बता रहा है और उसके अलावा उनका एक्स्ट्रा डेटा भी दिखा रहा है जो हमें चाहिए नहीं है। हमें डेटा नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने क्या करा, हमने कट का यूज लेकर केवल एक ही इंटरफेस को सिलेक्ट करा। हमने कट का यूज लेकर केवल जो सेकंड वैल्यू थी उसे सिलेक्ट करा। तो फर्स्ट वैल्यू तो ये हो गई, सेकंड वैल्यू ये हो गई, तो सब में इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गए। जो बाकी की लाइंस थी वो हमें हटानी थी, तो हमने TR का और बाकी कट का यूज ले लिया, तो बाकी का डेटा हट गया। जो सेकंड कमांड सर हमने रन करा था वो क्या था, ये था हमारा सेकंड कमांड। अब इसमें बस डॉलर इंटरफेस की जगह हम इंटरफेस का नाम खुद ही लिख देंगे। तो हमने इसे कॉपी किया, हम गए अपने टर्मिनल पे, कमांड को पेस्ट करा, लेकिन एंटर प्रेस नहीं करा बिकॉज डॉलर इंटरफेस में फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है। हमने यहाँ पे खुद ही ETH 0 लिख दिया। अब इस कमांड का रिजल्ट क्या आएगा, तो हमने कहा भाई आईपी एड्रेस दिखाओ, और किसका दिखाओ, इस पर्टिकुलर इंटरफेस का दिखाओ। तो इसने ETH 0 का आईपी एड्रेस हमें दिखा दिया। इसके अलावा बाकी का जितना भी डेटा है वो हमें नहीं चाहिए था, तो हमने कट की मदद से बाकी का डेटा रिमूव कर दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंटर को सिलेक्ट कर दिया। उम्मीद है लर्नर्स आप सभी को कंसेप्ट समझ आया होगा, हमने किस तरीके से सारे इंटरफेसेस उनके आईपी दिखाए, यूजर से इनपुट लिया और बहुत ही इजी तरीके से अपना आईपी बदल लिया। हेलो लर्नर्स, शायद आप सभी ने ये बात सुनी होगी कि एक मैक एड्रेस को हमेशा के लिए कभी चेंज नहीं करा जा सकता, यानी एक मैक एड्रेस को केवल टेम्परेरी बेसिस पे चेंज करा जा सकता है, परमानेंट बेसिस पे नहीं। लेकिन आज हम शेल एंड बैश प्रोग्रामिंग की मदद से इस थ्योरी को गलत प्रूफ करेंगे। हम अपने मैक एड्रेस को हमेशा के लिए चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हम हमारे साइबर वर्ल्ड में अनोनिमस रह पाएंगे। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हमें क्लियर हो चुका होगा कि हम अपने मैक एड्रेस को हमेशा के लिए चेंज कैसे रखें, यानी हमारे साइबर वर्ल्ड में कंप्लीट अनोनिमस कैसे रहें। अब समझते हैं इस कंसेप्ट को कि मैक एड्रेस एग्जैक्टली चेंज होता कैसे है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये हमेशा के लिए चेंज नहीं हो सकता, केवल टेम्परेरी बेसिस पे चेंज हो सकता है। अगर आप कमांड लिखते हैं ifconfig, जिसे मैंने फिलहाल थोड़ा जूम आउट कर रखा है ताकि आपको इसका जो रिस्पॉन्स है अच्छे से समझ आए, उसका फॉर्मेट खराब ना हो, और अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखोगे हमारे पास जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस थे
चाहे वो डॉकर 0 हो, चाहे वो ETH 0 हो, चाहे वो लोकल होस्ट हो, या फिर चाहे वो WLAN 0 हो, अगर हमारे पास वाईफाई अडेप्टर कनेक्टेड होता तो इन सभी के नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन में, नेटवर्किंग डिटेल्स में आपको इथर नाम का एक वेरिएबल विजिबल होगा। एक वेरिएबल जिसमें आपको अपना मैक एड्रेस विजिबल होगा। ये आपका करंट मैक एड्रेस है इस डिवाइस का। जितने भी डिवाइसेस आपके डिवाइस में होंगे, आपके मशीन में होंगे, चाहे वाईफाई अडेप्टर हो, चाहे ब्लूटूथ अडेप्टर हो, है ना, चाहे इथरनेट केबल हो, उनके मैक एड्रेसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो रियल मैक एड्रेस, ओरिजिनल मैक एड्रेसेस दिख रहे हैं, मैंने हटा दें। तो इसका नॉर्मल प्रोसेस क्या है, हम किस तरीके से मैक एड्रेस को बदलते हैं, उसके बाद हम उसे प्रोग्राम में ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig, इसे आप थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig और हमारे उस डिवाइस का नाम जिसका मैक एड्रेस बदलना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा ETH 0। अब जस्ट बिकॉज हम ETH 0 डिवाइस का मैक एड्रेस बदलना चाहते हैं, हमें मेक श्योर करना होगा कि डिवाइस पावर ऑफ हो, क्योंकि हम एक चलते हुए डिवाइस में मैक एड्रेसेस नहीं बदलते या ऐसी कोई भी चेंजेस नहीं करते, अदरवाइज उसके करप्ट होने के या एरर्स आने के चांसेस है। तो हमने यहाँ पे ifconfig ETH 0 डाउन कमांड लिखा, जिसका मतलब है कि ये हमारे इथरनेट डिवाइस को बंद कर देगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो राइट हैंड साइड में हमारे पास इथरनेट का आइकन आ रहा है, जल्दी शो करेगा कि इथरनेट डिस्कनेक्ट हो चुका है, विच मीन्स इथरनेट बंद हो चुका है। अब हमें उसका मैक एड्रेस बदलना है, तो हम कमांड लिखेंगे ifconfig ETH 0 और इस डिवाइस में हम क्या करना चाहते हैं कि सर जो इसका हार्डवेयर एड्रेस था विच इज HW, है ना, उस हार्डवेयर एड्रेस में इथर नाम का एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल के अंदर का डेटा हम बदलना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लर्नर्स हमने HW इथर के आगे ये अपनी मर्जी का एक रैंडम मैक एड्रेस लिख दिया, जिसकी स्टार्टिंग 7A से हो रही है, जिसकी एंडिंग BB से हो रही है। इवन अगर आप पुराना मैक एड्रेस देखना चाहो तो आप यहाँ पे देखोगे पुराना मैक एड्रेस है FC, उसकी स्टार्टिंग है और उसकी एंडिंग AA है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल ही एक डिफरेंट मैक एड्रेस रखा और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसने हमें किसी भी तरीके का एरर शो नहीं करा। और अगर सर अब हम यहाँ पे ifconfig और डिवाइस को फिर से अप करें, विच मीन्स ETH 0 के बाद अप लिख दें, तो हमारा डिवाइस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और आप जैसे ही ifconfig कमांड रन करोगे, आप देख पाओगे कि ETH 0 में इथर में जो मैक एड्रेस लिखा था वो बदल चुका सक्सेसफुली, विच मीन्स अब किसी को भी मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस नहीं दिखने वाला। लेकिन इशू यहाँ पे ये है, गैप यहाँ पे ये है कि सर जो थ्योरी हमने सुनी थी कि एक मैक एड्रेस कभी भी परमानेंट बेसिस पे चेंज नहीं होता, उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही डिवाइस रीस्टार्ट होगा, जैसे ही उस डिवाइस को हम प्लग आउट करके प्लग इन करेंगे या किसी भी रीजन से, अगर वो मशीन जिसका मैक एड्रेस हमने बदला है अगर वो रीस्टार्ट होती है तो वापस ओरिजिनल मैक एड्रेस सेट हो जाएगा, यानी ये कुछ देर के लिए बदला है। ऐसे में क्या करा जाए? तो लर्नर्स कंसेप्ट क्या कह रहा है कि आपका डिवाइस था जिसमें बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल मैक एड्रेस था, और जब आपने उस ओरिजिनल मैक एड्रेस को चेंज करके एक न्यू मैक एड्रेस लिया और किसी भी रीजन से आपका डिवाइस रिबूट हुआ, रीस्टार्ट हुआ, बंद होकर चालू हुआ, तो वापस आपका ओरिजिनल मैक एड्रेस सेट हो जाएगा और जब तक आपकी मशीन चालू होगी तो सभी को ओरिजिनल मैक एड्रेस दिखने लग जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है सर अगर हमारी मशीन 10 बार रीस्टार्ट होगी तो हमें 10 बार मैक एड्रेस मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा? तो इसका हमारे पास और बेटर सॉल्यूशन है लर्नर्स। हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक ऐसा प्रोग्राम जो डिवाइस को रिबूट होते ही हम एक प्रोग्राम बनाएंगे लर्नर्स, यानी हम एक शैलो बैश के अंदर स्क्रिप्ट बनाएंगे, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो डिवाइस के रिबूट होते ही अपना आप एक ऐसे कोड को एग्जीक्यूट करेगी जिससे आपका मैक एड्रेस अपना आप बदल जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी बार भी डिवाइस रीस्टार्ट हो, क्योंकि आपका प्रोग्राम एक स्टार्टअप प्रोग्राम बन चुका होगा, यानी डिवाइस की रिबूट होती है आपका प्रोग्राम भी रन होगा, वो आपके मैक एड्रेस को लगातार बदलता जाएगा। लेकिन हम इस कंप्लीट प्रोसेस को ऑटोमेशन में करना चाहते हैं, हम मैन्युअली खुद कुछ भी नहीं करना चाहते। तो अब ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कैसे होगी ये समझने के लिए हमने कमांड लिखा gedit space students.sh, यानी हम एक फाइल में जा चुके हैं जहां पे हम अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे मैक एड्रेस बदल पाएंगे। जो बाय डिफॉल्ट कोड यहाँ पे लिखे थे हमने एक बार सारे हटा दिए। हमने यहाँ पे लिखा #bin/bash। #bin/bash लिखने के बाद लर्नर्स हमने सबसे पहले ये चाहा कि भाई यूजर से हम एक इनपुट ले लेते हैं कि वो कैसा मैक एड्रेस चाहता है ना। जो भी मैक एड्रेस चाहता है या तो उसकी कंपनी का नाम बता दे, वेंडर का नाम बता दे, या फिर वो मैक एड्रेस लिख दे। तो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया, हमने लिखा read-p पैराग्राफ के लिए, इसमें हमने मेंशन कर दिया एंटर अ मैक एड्रेस। अब यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं जिससे हम स्टोर करा देते हैं MAC मैक नाम के वेरिएबल में, है ना। जो भी यूजर ने मैक एड्रेस लिखा होगा मैक में स्टोर हो चुका है और हम उसी मैक एड्रेस के बिहाफ पे अपना मैक एड्रेस बदलना चाहते हैं, जो बहुत इजी होगा। अगर आप मैन्युअली भी देखना चाहे तो हम कमांड लिखेंगे ifconfig, है ना। अच्छा, एक और काम करते हैं लर्नर्स, यहाँ पे इससे पहले ifconfig मेंशन करें, हमने स्टार्टिंग में क्या करा, एक बार ifconfig कमांड रन करवा दिया। ऐसा करने पे आपके नेटवर्क के डिवाइस उनकी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, यूजर को पता पड़ जाएगा उसे मैक एड्रेस क्या रखना चाहिए। उसके बाद यूजर से इनपुट मांगा जाएगा कि भाई एक मैक एड्रेस लिखो, मैक एड्रेस सेट कर देगा। यूजर से ये भी पूछा जाएगा कि आपको किस डिवाइस का मैक एड्रेस बदलना है ना। तो यहाँ पे इससे पूछा गया
रीड में फिर से एंटर द डिवाइस नेम, यहाँ पे ये ETS0 WLAN 0 जो भी इसको डिवाइस दिख रहा होगा उसका नाम लिख देगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम मेंशन कर सकते हैं कि भी आप ETS0 लिख सकते हो, WLAN 0 लिख सकते हो, और इस तरीके से जो भी डिवाइसेस आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हमने यहाँ पे से हिंट दे दिया। अब यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट देगा उसे हम ENT नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, और नेक्स्ट लाइन में जाके हम सीधा वो कमांड लिखेंगे जिससे मैक एड्रेस बदला जा सकता है। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig, जो भी हमारा डिवाइस का नाम था तो हमने यहाँ पे लिख दिया $ENT के अंदर जो भी डेटा लिखा होगा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमने उसे सबसे पहले बंद करा, विच मीन्स डाउन, एंटर प्रेस करा। सेकंड कमांड में हम क्या लिखते हैं सर, सेकंड कमांड में तो हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं लर्नर्स, मैक एड्रेस चेंज करने का जो कमांड था वो यहाँ पे एज इट इज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig, डिवाइस का नाम विच इज ETS0 या जो भी आपके डिवाइस का नाम हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और डाउन क्योंकि डिवाइस को पहले बंद करना जरूरी है। देन हम कमांड लिखेंगे ifconfig, उसके बाद हम लिखेंगे ETS0 यानी फिर से डिवाइस का नाम, लेकिन इस बार हम लिखेंगे कि हमें आपका हार्डवेयर एड्रेस बदलना है। किस वेरिएबल का बदलना है कि इथर नाम का एक वेरिएबल था, इसमें हम अपनी मर्जी से कोई मैक एड्रेस देना चाहते हैं, है ना। आप जो मैक एड्रेस है मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं इस मैक एड्रेस को कॉपी करता हूँ और इसमें थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस कर दूंगा, है ना। तो हमने इसे कॉपी करा, अपनी फाइल में आए और यहाँ इस मैक एड्रेस को पेस्ट करने के बाद इस पर चेंजेस कर दिए, जैसे $B को BA कर दिया, एंटर प्रेस करा और उसके बाद ifconfig ETH0 अब कर दिया। ये कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस है लर्नर्स मैक एड्रेस बदलने का, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमारी काली लिनक्स मशीन में हमें मैक चेंजर नाम का एक सॉफ्टवेयर भी मिलता है। लेकिन अगर किसी डिवाइस में ना हो, अगर हमारे पास कोई और लिनक्स मशीन हो और वहां पे मैक चेंजर नाम का सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या करें, तो ऐसे में आपको मैनुअल कमांड्स आने चाहिए। अदरवाइज हमारे लिए बहुत आसान होता है, हम कमांड लिखते हैं मैक चेंजर -R फॉर रैंडम, है ना, और डिवाइस का नाम, बस इतना सा कमांड लिखने पे हम जो मैक एड्रेस चाहें वो ले सकते थे। बट फिलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मैन्युअली मैक एड्रेस बदलना चाहते हैं। तो हमने मैन्युअली यहाँ पे ये जो एड्रेस है इसे बदला, डिवाइस को फिर से अप करा और फाइनली लास्ट में ifconfig लिख के आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो कर दिया है, हमने इसे सेव करा, हमने इसे क्लोज कर दिया और ये जो फाइल हमारी बनी है हम इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देंगे, जिसके लिए हमने कमांड लिखा chmod +x students.sh। हमारी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अगर आपको टेस्ट करना है कि फाइल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही तो आप लिखोगे $students.sh, एंटर प्रेस करेंगे, ifconfig कमांड रन करेंगे क्योंकि वो हमने उसके अंदर मेंशन नहीं करा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैन्युअली भी ifconfig लिखते हैं तो आप देख पाओगे कि सर हमारा जो मैक एड्रेस है वो सक्सेसफुली बदल चुका है, BA वाला मैक एड्रेस आ चुका है। लेकिन अगर मेरा डिवाइस रिबूट होता है तब तो ये मैक एड्रेस नहीं रहेगा मेरे पास। तो हम ये चाहते हैं कि हमने अभी अभी जो students.sh नाम की फाइल बनाई, सिस्टम की रीस्टार्ट होते ही ये फाइल अपना आप एग्जीक्यूट होने लग जाए, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ऐसा होने की वजह से हर बार डिवाइस रीस्टार्ट होगा, हर बार ओरिजिनल मैक एड्रेस वापस आएगा। लेकिन जब तक मशीन चालू होती, जब तक मशीन स्टार्ट होती, उस प्रोसेस से पहले ही, मशीन के स्टार्ट होने से पहले ही हमारा प्रोग्राम फिर से रन हो जाएगा और वो हमें न्यू मैक एड्रेस वापस लाके दे देगा। यानी चाहे मशीन कितनी बार भी रीस्टार्ट हो, कितनी बार भी ओरिजिनल मैक एड्रेस वापस आए, ओरिजिनल मैक एड्रेस के आते ही हमारा प्रोग्राम रन होगा और फाइनली हमें हमारा न्यू मैक एड्रेस ही दिखेगा, चाहे मशीन कितनी बार भी रीस्टार्ट हो। तो सवाल यह है कि अब इसे एक स्टार्टअप प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे crontab-e। crontab लर्नर्स एक ऐसा टूल है जो इस काम को करने में हमारी मदद कर सकता है, और -e का मतलब है एडिटिंग। हम इस टूल की जब पहली लाइन में जाएंगे, बाय डिफॉल्ट जब आप पहली लाइन में आएंगे तो आपको लाइन कुछ ऐसी दिखेगी जैसे अभी दिख रही है। आपको बस यहाँ पे एक बार एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे हमने एंटर प्रेस करा, हमारे पास यहाँ पे न्यू लाइन आ चुकी है वर्क करने के लिए। इस न्यू लाइन में हम गए, हमने यहाँ पे लिखा @reboot, यानी सिस्टम के रीस्टार्ट होने पर हम चाहते हैं कि ये एक फाइल रन करे। उस फाइल का लोकेशन हमें बिल्कुल सही देना है। आपने जिस भी लोकेशन पे फाइल रखी है आपको उस लोकेशन का ध्यान रखना है। मेरे केस में वो लोकेशन है /root/students.sh। तो हमने root/students.sh लिख दिया, यानी हमने कहा जैसे ही डिवाइस रिबूट होता है, डिवाइस के रिबूट होते ही इस फाइल को रन करना है। इसे सेव करा, आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर लेना। अभी तो सेव Ctrl+S से सेव करा, Ctrl+X से एग्जिट कर दिया और हमने यहाँ पे हमने मेरी फाइल का नाम कंफर्म करा, हमने देखा तो students.sh है, विच मीन्स हमने गलत लिखा है। pwd लिख के लोकेशन भी चेक कर ली साथ में। हमारी लोकेशन रूट है, रूट के अंदर students.sh नाम की फाइल है। हमने फिर से crontab-e करा एडिटिंग करने के लिए और यहाँ पे इसका नाम जो है वो कंप्लीट करा, विच इज students.sh। एस मेंशन करना था, सेव कर दिया Ctrl+X की मदद से, Ctrl+S से सेव करा, Ctrl+X से एग्जिट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को यानी crontab को एक्टिवेट कर देंगे, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे सर्विस cron start
सेकंड कमांड जो हम रन करेंगे वो क्रॉन को या क्रॉन सर्विस को एक बैकग्राउंड सर्विस बनाने के लिए, ताकि वो बैकग्राउंड में चलती रहे। इसलिए हम कमांड लिखेंगे systemctl start cron, जो क्रॉन सर्विस को एक डीमन प्रोग्राम, एक बैकग्राउंड प्रोग्राम बना देगा। थर्ड कमांड हम लिखेंगे अपडेट rc.dcron default, जो क्रॉन को एक डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर बना रहा है कि जैसी मशीन स्टार्ट होती है ये भी स्टार्ट हो। तो हमने यहाँ पे 4 कमांड्स लिख के क्रॉन को एक ऐसा सर्विस बना दिया है जो मशीन के रिबूट होते ही स्टार्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा। और क्योंकि इसके अंदर इस क्रॉन सॉफ्टवेयर में हमने मेंशन करा है कि इसे students.sh फाइल को रन करना है, तो लर्नर्स किसी भी रीजन से अगर अब हमारा डिवाइस रिबूट होता है तो आप देखोगे कि हमारा सॉफ्टवेयर अपना बैकग्राउंड में, हमारा प्रोग्राम अपना बैकग्राउंड में रन होगा और वो प्रोग्राम हमें हमारा नया मैक एड्रेस देगा, चाहे हमारा डिवाइस कितनी बार भी रीस्टार्ट हो। ओरिजिनल मैक एड्रेस किसी को नहीं दिखेगा, यानी अब आप लाइफ टाइम के लिए अनोनिमस हो। आप जैसा मैक एड्रेस रखना चाहो रख सकते हो। आप इस प्रोग्राम को और एफिशिएंट बना सकते हो। आप चाहो तो हमने अब तक जितना भी प्रोसेस मैन्युअली करा आप उसे भी एक प्रोग्राम में डाल सकते हो, चाहे वो क्रॉन को एडिट करना हो, उसे स्टार्ट करना हो, उसे मैनेज करना हो, सब कुछ ऑटोमेशन में जा सकता है। हमने यहाँ पे लॉगिन करा। नॉर्मली होना ये चाहिए था कि सर जब आपने लॉगिन करा है तो आपका मैक एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट आना चाहिए था, लेकिन अगर अभी यहाँ पे हमारा मैक एड्रेस जो AB वाला है वही आया तो इट मींस हमें नया मैक एड्रेस दिखाया जा रहा है जो कि हमने सेट करा था। प्रोग्राम सही काम कर रहा है। एंड लर्नर्स वन मोर थिंग, हमने क्रॉन टैब के सारे सेटअप्स तो कंप्लीट कर दिया, बस डिवाइस को रिबूट करने की देरी है। बट अगर आपको यहाँ कोई इशू आता है और आप चाहते हो कि नहीं सर हम मैक एड्रेस को और इजी लेवल पे और ज्यादा तरीकों से चेंज करना चाहते हैं, तो आप मैक चेंजर का यूज ले सकते हैं। वो कैसे लोगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ साथ ही साथ। हमने लिखा gedit, हमारी फाइल का नाम students.sh, और इस फाइल में जाने के बाद यहाँ पे इन सभी कमांड्स की जगह पे हमने मेंशन करा मैक चेंजर को। मैक चेंजर -e जिसका मतलब है लास्ट के 3 पे, -r जिसका मतलब है रैंडम मैक एड्रेस, और डिवाइस का नाम ATH0। इस कमांड को हमने 2 से 3 बार रन कर दिया ताकि कंफर्मेशन के साथ ये रन हो ही हो। इसे सेव करा और हमने क्लोज कर दिया। तो फाइल में हम ऐसे भी चेंजेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप पूरे कोड मैन्युअली करें, आप ऑटोमेशन का भी यूज ले सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास है, ठीक है। अब फाइनली क्योंकि हम बाकी सेटअप तो कर चुके हैं, लेकिन एक बार क्रॉन टैब को क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कमांड लिखा क्रॉन टैब -e, क्रॉस चेक करने के लिए कि उसमें सारा डेटा सही है ना। students.sh फाइल का नाम है, रूट लोकेशन है, सब कुछ सही है। हमने सेव करा, Ctrl+X से एग्जिट करा और सिस्टम को रिबूट करा। अब देखते हैं डिवाइस रिबूट होने के बाद चाहे पुराना प्रोग्राम हो चाहे नया प्रोग्राम हो, जो मैक चेंजर या मैनुअल प्रोसेस था, मैक एड्रेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। लर्नर्स हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, हम इसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले ifconfig कमांड रन करेंगे हमारे टर्मिनल में। तो हम यहाँ पे चलते हैं हमारे टर्मिनल में, इसे जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे कमांड लिखेंगे ifconfig और एंटर प्रेस करेंगे। शायद सभी को विजिबल हो कि हमारे पास एक बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल रैंडम मैक एड्रेस आ चुका है जो कि -r का काम था, विच मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। आपको मैक चेंजर के बारे में और जानना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैक चेंजर -h फॉर हेल्प, और इसकी पूरी हेल्प आपके सामने आ जाएगी कि यहाँ पे -r, a और कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपकी अलग अलग तरीके से मदद करेंगे मैक एड्रेस को बदलने के लिए। इवन मैन्युअली बदलना है तो उसके लिए -m ऑप्शन भी अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जिसमें हमने मैक एड्रेस को हमेशा के लिए बदलना भी सीखा, खुद को अनोनिमस रखना भी सीखा। एंड आज हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से शेल या बैश प्रोग्रामिंग हमें सपोर्ट करेगी इस वाईफाई अडेप्टर के कुछ ऐसे मोड्स एक्टिवेट करने में जिसकी मदद से आप वाईफाई हैकिंग परफॉर्म कर पाते हैं। सो हम बात कर रहे हैं लर्नर्स मैनेज्ड मोड एंड मॉनिटर मोड की। इन अडेप्टर्स के पास, इन वाईफाई डिवाइसेस के पास 2 तरीके के मोड्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मोड है वो मैनेज मोड है, एक ऐसा मोड जो बाय डिफॉल्ट आपकी बेसिक एक्टिविटीज करने में आपकी मदद करता है, जैसे वाईफाई नेटवर्क्स दिखाना, यानी आसपास के जो हॉटस्पॉट नेटवर्क्स हैं वो आपको दिखाना, आपके उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट करना ताकि आप नेटवर्क यूज ले सके। लेकिन जो सेकंड मोड है जिसका नाम मॉनिटर मोड है, एक ऐसा मोड जो आपको स्पेशल पावर्स देता है, जिससे आप आसपास के सभी हॉटस्पॉट्स को देख सकते हैं, उनसे जुड़े यूजर्स को देख सकते हैं, बिना उनसे कनेक्ट करे उन्हें नेटवर्किंग के कुछ पैकेज भेज सकते हैं। बेसिकली ऐसे कई एक्टिविटीज कर सकते हैं जो वाईफाई हैकिंग में आपके लिए जरूरी है। इवन सॉर्ट ऑफ वाईफाई जैमिंग जैसी एक्टिविटीज भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब लर्नर्स फिजिबल कैसे, हम इस वाईफाई अडेप्टर को अपने डिवाइस में कनेक्ट करके इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करके इसे मॉनिटर मोड में कन्वर्ट एक प्रोग्राम की मदद से कैसे करें। तो चलते हैं, इसके लिए हम अपनी मशीन पे सबसे पहले आपको प्रोसेस में समझा देता हूं। तो जैसे ही आप इस वाईफाई अडेप्टर को अपने डिवाइस में प्लग करेंगे, प्लग करते ही आपको अपने काली वर्चुअल मशीन में शो करेगा कि एक डिवाइस कनेक्ट हुआ है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप उसे मेन होस्ट में यूज लेना चाहते हैं जिसका मतलब विंडोज है, या आप उसे एक वर्चुअल मशीन में यूज लेना चाहते हैं। हमने कहा वर्चुअल मशीन में यूज लेना है और उसके अंदर भी काली लिनक्स के अंदर यूज लेना है। एंड मेक श्योर लर्नर्स कि आप लोग इस ऑप्शन को टिक ना करें, रिमेंबर माय चॉइस को टिक ना करें, बिकॉज आगे चल के आपको कुछ एरर्स फेस करने को मिल सकती है ड्राइवर सेटअप के चलते, तो वहां पे हमें इस ऑप्शन को टिक नहीं करना चाहिए।
फिलहाल हमारा वाईफाई अडेप्टर अटैच हो चुका है। बट आप में से काफ़ी लोगों के जब वाईफाई अडेप्टर आप पहली बार अटैच करोगे तो अडेप्टर जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। यानी जब आप वाईफाई नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ अडेप्टर शो नहीं करेगा, जैसे मेरा भी शो कर रहा है। इट मीन्स मेरा वाईफाई अडेप्टर तो सेटअप हो चुका है। बट आप लोगों के अडेप्टर्स को हम कैसे सेटअप करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, हम जाएंगे हमारे टर्मिनल पे। चाहे आपके अडेप्टर आपको आसपास के हॉटस्पॉट दिखाए चाहे ना दिखाए, यानी डिवाइस कनेक्ट हो चाहे ना हो, हम अपने टर्मिनल पे आएंगे, रूट परमिशंस ले लेंगे sudo su की मदद से और कमांड लिखेंगे ls usb। ये जो कमांड है लर्नर्स ls usb, ये आपके डिवाइस में जितने भी डिवाइस कनेक्ट हुए हैं यूएसबी के जरिए, जितने भी यूएसबी स्लॉट्स के जरिए डिवाइसेस जुड़े हैं, वो सब आपको शो करता है। तो हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा, आप देखोगे हमें ये सारे डिवाइसेस दिखा रहे हैं जिसके हिसाब से यहाँ पे कनेक्टेड है, जिनमें से आप देखोगे कि सर ये टीपी लिंक का TLWN722N, ये जो अडेप्टर दिखा रहा है ये हमारा करंट वाईफाई अडेप्टर है और हमें इसे हमारे डिवाइस में सेटअप करना है और इजी लैंग्वेज में कहें तो इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं इसे थोड़ा जूम आउट करूँ और फिर से कमांड रन करूँ तो आप देखोगे कि इसने हमें यहाँ पे ड्राइवर का नाम बताया है जो ये डिवाइस सपोर्ट करता है। तो हम कमांड लिखेंगे लर्नर्स apt इंस्टॉल और उसके बाद तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल टैक और उसके बाद RTL 8 तक हम पहुंचेंगे या हम टैब बटन दबा देंगे तो यहाँ के लिए जो आपका इतना हिस्सा है ऑटो फिल हो जाएगा। अब जब आप फिर से टैब बटन दबाओगे तो APT आपको बताएगा कि उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सो APT ने हमें बताया कि सर हमारे पास रियल टैक के 4 ड्राइवर्स हैं। एक तो है RTL 88 और उसके बाद आगे जो है ये एक्सेस का मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 8188 EUS, उसके अलावा 8723 CS और 8814 AU। अब हमारा जो ड्राइवर है वो है 8188 EUS, तो हमें ये वाला जो ड्राइवर था ये सेटअप करना है। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 8188 और टैब बटन दबा देंगे। हमारा ड्राइवर का कंप्लीट नेम आ चुका है, एंटर प्रेस करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा वाईफाई अडेप्टर गुड टू गो है। वाई लिखा, एंटर प्रेस कर दिया यस के लिए, है ना। अब सर आपका ड्राइवर जो है वो वर्क करने लग जाएगा। इन केस अगर आपको अभी भी डिवाइस ना दिखे तो एक बार मशीन को, काली मशीन को रिबूट कर देना, रीस्टार्ट कर देना, डिवाइस को प्लग आउट करके प्लग इन करोगे, अडेप्टर दिखने लग जाएगा और अब आप बहुत ही आसानी से इसे यूज ले सकते। तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, वाईफाई अडेप्टर के अटैच होने के बाद, यानी इस डिवाइस में जब वाईफाई अडेप्टर जुड़ चुका है, अब हम क्या करें? तो सर हम चेक करते हैं iwconfig कमांड की मदद से कि वाईफाई डिवाइस की सेटिंग्स क्या है। जैसे ifconfig था जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दिखाता था, उसी तरीके से iwconfig है जो सभी वायरलेस डिवाइसेस की नेटवर्क डिटेल्स दिखाता है। ऑब्वियसली बात है, हमारा वाईफाई अडेप्टर एक वायरलेस डिवाइस है ना। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा iwconfig और आप देखेंगे इसके रिजल्ट में इसने हमें बताया है कि सबसे पहले LO यानी लोकल होस्ट, इसने कहा ये तो कोई वायरलेस डिवाइस नहीं है। फिर इसने कहा ETH 0, ये भी एक वायरलेस डिवाइस नहीं है। देन इसने कहा Docker 0, वो भी वायरलेस डिवाइस नहीं है। लेकिन हमने जो वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट करा था उसका नाम है WLAN 0 और ये कह रहा है कि यस ये एक वायरलेस डिवाइस है और इससे इतनी सारी डिटेल्स भी बता रहा है, जिसमें फिलहाल हम इंटरेस्टेड है मोड के अंदर जहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैनेज लिखा है। और सर अगर आप इसे चेंज करना चाहो, इसे मॉनिटर मोड में सेटअप करना चाहो तो आप क्या करेंगे? तो हम बहुत ही इजीली कमांड रन करेंगे विच इज airmon ng start WLAN 0। जैसे ही लर्नर्स आप ये कमांड रन करोगे, ये airmon ng जो एयर का पैकेज है, एयर का एक टूल है जिसके कई सारे टूल्स है। बेसिकली एयर के हमारे पास कई ऐसे टूल्स हैं जो वाईफाई हैकिंग में आपको अलग अलग लेवल पे सपोर्ट करते हैं। फिलहाल हमें मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करना है, तो जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे ये ऑटोमेशन में आपके डिवाइस को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कर देगा। हमने एंटर प्रेस करा और आप देखोगे हमारा डिवाइस यानी WLAN 0 सक्सेसफुली मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप कमांड लिखते हैं iwconfig तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि सर अब मोड के अंदर यहाँ पे मैनेज की जगह मॉनिटर साफ साफ मेंशन है। इट मींस लर्नर्स अब हमारे पास कुछ स्पेशल पावर्स आ चुकी है आसपास के नेटवर्क्स को देखने की, उन पे अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करने की। वाईफाई जैमिंग जैसे एक्शंस, डीऑथेंटिकेशन जैसे एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करे जा सकते हैं। लेकिन लर्नर्स यहाँ एक इशू आ सकता है, बिकॉज ये मोड एक टेम्पररी मोड है। तो अगर मेरी मशीन का कोई भी सॉफ्टवेयर वाईफाई से कम्युनिकेट करना आता है, वाईफाई से बात करना आता है, वाईफाई अडेप्टर को यूज लेना आता है, तो ऐसे में ये अडेप्टर फिर से खुद को मैनेज मोड में ट्रांसफर कर देता है, मैनेज मोड में फिर से सेट कर देता है। और ऐसा होने की वजह से आपका एक चलता हुआ अटैक रुक सकता है, उसमें इश्यूज आ सकते हैं, उसमें एरर्स आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने डिवाइस को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करते हैं, हम हमारे सिस्टम के सभी नेटवर्क्स को या सभी टूल्स को, उन सर्विसेज को बंद कर देते हैं जो वाईफाई अडेप्टर को एंटरटेन करते हैं या उससे बात करने आते हैं, है ना। तो इस चीज को हम हमेशा फॉलो करेंगे जब भी हम अपने डिवाइस को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं या अभी अगर हमने कन्वर्ट करा है, तो उससे जस्ट पहले हम कंप्लीट नेटवर्क की उन सर्विसेज को बंद कर देंगे जो वाईफाई अडेप्टर से बात करता है, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे airmon ng check kill।
जैसे ही लर्नर्स आप ये कमांड रन करोगे, आप डिफरेंस देखोगे कि अब तक जो हमारे पास इथरनेट सर्विस थी वो तक कनेक्टेड थी, यानी नेटवर्क में हम जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा, ये सभी नेटवर्किंग डिवाइस, या आप ऐसे कह सकते हो सभी सर्विसेज को बंद कर देगा जो वाईफाई से बात कर सकती थी। और ऐसा होने पे हमारा नेटवर्क भी बंद हो जाएगा। लेकिन अब आप जब अटैक करोगे, या एक बार फिर से आप मॉनिटर मोड वाले कमांड को रन कर देना, aemon-ng start w90। अब आप जब अटैकिंग करोगे तो आपको एरर्स नहीं आएंगे, आपका अटैक और स्मूथली वर्क करेगा। अब इस प्रोसेस को हम एक कमांड लाइन के अंदर सेटअप करना चाहते हैं। अब इस प्रोसेस को हम प्रोग्राम लाइन में सेटअप करना चाहते हैं ताकि हर बार हमें मैन्युअली ना करना पड़े। हम बस एक फाइल रन करें और अपना आप हमारा वाईफाई अडेप्टर सेटअप होकर मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो जाए। सो लर्नर, सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे gedit space students.sh, एंटर प्रेस करेंगे और आपके लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है जो अब तक का जितना भी हमारा मैनुअल टास्क था उसे ऑटोमेशन में कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे हो क्या कह रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ls usb को एग्जीक्यूट करा है, जिससे आपके डिवाइस में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड थे, आपकी मशीन से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड थे दिख जाएंगे। उसमें आपको अपना वाईफाई अडेप्टर भी दिखेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद हमने आपसे एक इनपुट लिया जिसमें हमने कहा कि भाई आप अपने वाईफाई अडेप्टर का नाम सिलेक्ट कर दो। ls usb में रिजल्ट तो दिख रहा है, आप हमें बता दो आपका वाईफाई अडेप्टर रियल टेक का है, एथरॉस का है या मीडिया टेक का है, उस हिसाब से आप रिप्लाई दे देंगे। जैसे ही आप जो भी इनपुट देंगे, हम चिपसेट नाम का एक वेरिएबल हमने डिफाइन करा है, उसमें हम उसे स्टोर करा देंगे और फिर हम मैच करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे केस का यूज लिया है। हमने कहा कि अगर आपने जो चिपसेट में इनपुट दिया है, इन केस अगर वो रियल टेक है या आरटीएल से मिलता जुलता कुछ भी वर्ड है ना, आरटीएल एस्ट्रिक लिखा है, इट मींस इससे मिलता जुलता अगर कोई भी वर्ड है, तो उस केस में हम apt इंस्टॉल और रियल टेक RTL 88 एक्सेस जो आगे का हिस्सा था, यानी XXAU-DKMS, इसको इंस्टॉल कर देंगे। इट मींस ये ओवरऑल रियल टेक के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनकी बात कर रहा है ना। मतलब एक ऐसा ड्राइवर जो रियल टेक के सभी डिवाइसेस को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, ये उसको इंस्टॉल कर देगा, है ना। अगर हमारा वाईफाई अडेप्टर का चिपसेट दूसरा है तो हम उसका नाम देंगे और उसके हिसाब से जो भी ड्राइवर्स हो सकते थे सेटअप कर देगा। लेकिन इन केस अगर हमारा वाईफाई अडेप्टर ना ही रियल टेक का है, ना एथरॉस का है, ना ही मीडिया टेक का है, कोई और अडेप्टर अगर हुआ तो ऐसे केस में लर्नर्स ये हमें प्रिंट कर देगा कि आपको ड्राइवर मैन्युअली सेटअप करना पड़ेगा। आफ्टर दैट, क्योंकि हम मान चुके हैं कि हमारा ड्राइवर जो भी है वो सेटअप हो चुका है, ड्राइवर सेटअप होने के बाद हमने iwconfig कमांड को रन करा, जिसने हमें दिखाया कि सर आपके पास यही अडेप्टर्स हैं, वायरलेस अडेप्टर्स ये हैं और इनकी डिटेल्स ये हैं, जिसमें आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट मोड जो है वो मैनेज्ड होगा। अब आप उसे मॉनिटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे हमने कमांड रन करा रूट परमिशंस के अंदर aemon-ng start और wlan0। आई फेस के अंदर क्या स्टोर करा है, wlan0। हमने आपसे इनपुट लिया है कि आपका जो भी अडेप्टर वाईफाई अडेप्टर है जिसको आप मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करना चाहते हो उसका नाम दे दो। आपने जो भी डेटा लिखा, आपने wlan0 लिखा तो वाईफेस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। हमने यहाँ पे उसके बिहाफ पे उसको मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ हमने aemon-ng check kill कमांड को भी रन कर दिया, जिसकी मदद से सभी बैकग्राउंड सर्विसेज बंद हो जाए ताकि रनिंग प्रोसेस में हमारा वाईफाई अडेप्टर मॉनिटर मोड से मैनेज मोड में ना चला जाए। फाइनली कमांड रन करने के बाद हमने iwconfig की डिटेल्स फिर से दिखाई, केवल wlan0 की, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपका डिवाइस जो है वो सक्सेसफुली सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और रन करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने सबसे पहले कमांड लिखा chmod +x और फाइल का नाम, एंटर प्रेस करा, फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे learners.students.sh और एंटर प्रेस करेंगे, फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसने हमें सबसे पहले ls usb का रिजल्ट दिया, जिसमें ये रहा हमारे वाईफाई अडेप्टर का नाम और इसकी जो कंपनी है वो RTL है ना, जो इसका चिपसेट है वो RTL का है। तो इसने हमसे पूछा कि सर जो आपका वाईफाई अडेप्टर का चिपसेट है वो कौन सी कंपनी है तीनों में से। हमने कहा रियल टेक है, रियल टेक लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये स्टोर हो जाएगा चिपसेट नाम के वेरिएबल में, है ना। अगर चिपसेट नाम का वेरिएबल हमने रखा था तो उसके बाद ही उसका ड्राइवर को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब हमें बस वेट करना है ड्राइवर के कंप्लीट सेटअप होने का, और ये होते ही iwconfig का रिजल्ट हमें दिखा देगा कि भाई ओवरऑल अब हमें ये डिवाइसेस मिले हैं ड्राइवर के सेटअप होने के बाद। इन केस अगर आपको यहाँ पे एरर आए तो एक बार डिवाइस को रिबूट कर लेना, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने एक नया ड्राइवर सेटअप करा है। हो सकता है आपको डिवाइस को रिबूट करना पड़े, वाईफाई अडेप्टर को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़े। अब यहाँ पे इसने क्या करा लर्नर्स, iwconfig का रिजल्ट जो है प्रिंट करा, है ना। LO ETS0 Docker0 ये तीनों तो वाईफाई अडेप्टर्स है नहीं, है वाईफाई वायरलेस डिवाइस नहीं है, तो इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। wlan0 में हमें लिखा हुआ दिख रहा है कि अभी यहाँ पे जो मोड है वहाँ मैनेज लिखा हुआ है और हमें चाहिए मॉनिटर मोड। तो इसने हमसे यहाँ पे पूछा कि अगर आपको मॉनिटर मोड चाहिए किसी भी वाईफाई अडेप्टर का तो उसका नाम बता दो। हमारे केस में ऑब्वियस है वो wlan0 ही है, तो हमने यहाँ पे wlan0 लिखा और एंटर प्रेस कर दिया।
आई होप लर्नर्स आप सभी को विजिबल होगा, हमारे पास सक्सेसफुली मॉनिटर मोड सेटअप हो चुका है WLAN 0 का। IW कॉन्फ़िग का रिजल्ट भी आ चुका है जिसमें मोड में मॉनिटर लिखा हुआ है। इट मींस अब हम हमारी आगे की वाईफाई हैकिंग की एक्टिविटीज इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। हर बार हमें ड्राइवर सेटअप मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल फाइल को रन करेंगे और हमारा वाईफाई अडेप्टर मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो लर्नर्स, जब भी हम नेटवर्क हैकिंग परफॉर्म करते हैं तो एक हम प्रॉपर मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले विक्टिम का आईपी ढूंढते हैं, देन वहां पे 5 गोल्स कंप्लीट करते हैं, विच इज होस्ट डिस्कवर, ओपन पोस्ट, सर्विस, सॉफ्टवेयर वर्जन्स। बेसिकली हम सिस्टम का डेटा कलेक्ट करते हैं नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ, और डेटा जब हमें मिलता है तो हम वहां पे एन्यूमरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें नॉर्मली हम एनमैप के अंदर 2 तरीके के स्कैन करते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन और मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन। तो अब जब हम यहाँ पे मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म करते हैं तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, और इस स्क्रिप्ट स्कैन की मदद से इस एन्यूमरेशन का जो डेटा हमें मिलता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ऐसा करने पे हमें कई ओपन पोस्ट के क्रेडेंशियल्स, उनकी वल्नरेबिलिटीज, उनके लूप होल्स सब डायरेक्टली हमें दिख जाते हैं। इन शॉर्ट, सिस्टम की सारी वल्नरेबिलिटीज, सिस्टम के क्रेडेंशियल्स हमें मिल जाते हैं। सो अब देखते हैं लर्नर्स के प्रोग्राम हमें कैसे मदद कर रहा है सिस्टम हैकिंग को इतना ईजी बनाने में। सो बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WCH वर्जन 3 में, यानी WS क्यूब टेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, जहां पे आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारे AI टूल्स भी सिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स और केस स्टडीज जैसी चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो ओवरऑल आपके स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे शार्प करने में काफी मदद करेगी। ये सारी चीजें लर्नर्स हम लाइव जूम क्लासेस के जरिए सीखेंगे, जहां पे आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाएंगे, अपने करियर पाथ को क्लियर कर पाएंगे, और साथ ही साथ एक अच्छी डेप्थ लेवल का नॉलेज ले पाएंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WCH वर्जन 3 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक पे क्लिक करें और अभी एनरोल करें अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू, एंजॉय योर वीडियो। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे कमांड लिखा है GID स्पेस students.sh, हमारी फाइल का नाम। इस फाइल में एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा गया है जो इस एन्यूमरेशन टास्क को कंप्लीट ऑटोमेशन में करेगा। अब देखते हैं प्रोग्राम हमें क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यूजर से कुछ इनपुट्स लिए। क्या क्या इनपुट्स लिए? पहले विक्टिम का आईपी, उसके अलावा उसकी किस पोस्ट को या कितनी पोस्ट को आप स्कैन करना चाहते हो, पोस्ट की रेंज। पोस्ट की रेंज के बाद हमने यूजर को ऑप्शंस दिए कि वो किसी एक स्कैनिंग टेक्निक को सिलेक्ट करे, चाहे वो सिन हो, चाहे वो TCP हो, UDP हो, है ना, एग्रेसिव स्कैनिंग हो, या फिर अगर यूजर को कोई भी स्कैन पसंद ना है तो वो मैन्युअली खुद से कंप्लीट स्कैन का जो कमांड है वो भी मेंशन कर सकता है, उसको उसका भी ऑप्शन दिया। उसके बाद हमने क्या करा, तो हमने यहाँ पे केस को यूज लिया, और केस के अंदर हमने क्या करा, डॉलर चॉइस, यानी यूजर ने जो भी सिलेक्ट करा उस बिहाफ पे फंक्शंस कॉल करे। तो हमने कहा कि अगर यूजर ने जो भी सिलेक्ट करा उसके बिहाफ पे डायरेक्टली कमांड्स रन कर दिए, कि अगर यूजर ने जो सिलेक्ट करा है वो 1 है तो फिर TCP स्कैन हो जाए, 2 है तो सिन स्कैन हो जाए, 3 है तो UDP, 4 है तो वर्जन स्कैन, जिसमें सॉफ्टवेयर के नाम उनके वर्जन भी आते हैं, और फाइनली जो लास्ट है वो एग्रेसिव स्कैन का है। अच्छा, 6th ऑप्शन भी यहाँ पे पेंडिंग है, जिसमें हमने बोला कि अगर यूजर इन 5 में से कोई सिलेक्ट नहीं करता, यूजर कस्टम कमांड देना चाहता है, अपनी मर्जी से कोई कमांड देना चाहता है, तो उसके लिए उसे ऑप्शन दिया जाए, उससे पूछा जाए कि आपको जो जो कमांड्स लिखने वो आप मेंशन कर दो, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टम कमांड दे सकता है, जिसमें आईपी और पोर्ट बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा। और अगर इन 6 ऑप्शंस के अलावा यूजर ने कुछ भी एंटर करा, इट मींस वो एक रॉन्ग आउटपुट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इनवैलिड चॉइस, है ना। उसके अलावा लर्नर्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या करा, जितना भी अब जो भी स्कैन परफॉर्म हो रहा है इनमें से चाहे कोई भी स्कैन परफॉर्म हो, देन उसके बाद लर्नर्स हमने एक फाइल क्रिएट करी जिसमें आउटपुट स्टोर हो जाए, तो यहाँ फाइल क्रिएट कर दी है। स्कैन नाम का जो वेरिएबल था जिसमें सारा डेटा स्टोर होता जाता, आप देख सकते हो स्कैन इक्वल्स टू स्कैन लिखा हुआ है, तो जो भी स्कैन परफॉर्म हो रहा है उसका जो एंड रिजल्ट है उसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो स्कैन के सारे डेटा को हमने नॉर्मल फॉर्मेट में स्टोर करा दिया है, जो कि स्कैन result.txt नाम की फाइल में सेव हो चुका है। हमने और स्क्रॉल डाउन करा तो हमने यहाँ पे देखा कि सर हमने ओपन पोस्ट.txt नाम की फाइल बनाई, जिसमें हमने ओपन पोस्ट का सारा डेटा स्टोर कर दिया। बेसिकली हमने क्या करा, उस फाइल में से जितनी भी ओपन पोस्ट थी उसको एक तरफ रख दिया, और जितनी भी सर्विसेज थी उसको एक तरफ रख दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने एक तरफ ओपन पोस्ट को एक जगह रखा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे इफ के अंदर हमने क्या करा, जितनी भी सर्विसेज थी उनको एक तरफ रख दिया। तो हमारे पास 2 TXT फाइल बन चुकी है, एक ओपन पोस्ट की और एक सर्विसेज की। फाइनली हमने लास्ट में बस एक स्कैन परफॉर्म करा, जिसमें हमने एक एक करके ओपन पोर्ट के एक एक लाइन को उठाया। सबसे पहली लाइन को ओपन पोर्ट को पिक करा, जिसे हमने पोर्ट में स्टोर कर दिया। पहली सर्विस को पिक करा, पहली लाइन में जो सर्विस लिखी थी उसे पिक करा, और उसे सर्विस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और हमने एक मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म करा यूजर से पूछने के बाद। यहाँ पे यूजर से हमने यस और नो में पूछा एन्यूमरेशन करना है कि नहीं करना है। हमने मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन का कमांड लिखा, जिसमें हमने लिखा nmap -script, और उसके आगे हमने जो भी सर्विस का डेटा था, फॉर एग्जाम्पल 21 पे FTP चल रहा है तो यहाँ FTP आ जाएगा, और FTP के बाद एस्ट्रिक लग जाएगा। इट मींस वो सारी स्क्रिप्ट टेस्ट करो जिसके स्टार्टिंग में FTP लिखा हो, बाद में चाहे कुछ भी लिखा हो, है ना, क्योंकि एस्ट्रिक का मतलब यही है यहाँ कुछ भी आ सकता है।
तो इस एस्ट्रिक की वजह से एफटीपी की सारी स्क्रिप्ट टेस्ट हो जाएगी। कौन सी पोर्ट पे टेस्ट होगी? तो जो पहली लाइन थी पोर्ट 21 जिसमें एफटीपी सर्विस वर्क कर रही थी, वो 21 यहाँ आ जाएगा। टारगेट हम पहले ही ऊपर मेंशन कर चुके हैं, तो वो वेरिएबल यहाँ कॉल हो चुका है, यानी टारगेट का आईपी आ गया। ये सारा डेटा हमने फाइनल आउट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसके साथ साथ इसे एक बैकग्राउंड सर्विस बना दिया, यानी ये जो टास्क है ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होगा। तो इट मीन्स हम लगातार हमारे इस वाइल लूप के मदद से इस टास्क को करते रहेंगे। इट मीन्स जितनी भी स्क्रिप्ट्स थी उससे हम साइमल्टेनियसली साथ साथ बैकग्राउंड में चलाते रहेंगे और उनका जो रिजल्ट आएगा वो हम फाइनली प्रिंट करके दिखा देंगे। तो लर्नर्स ऐसे में हो क्या रहा है, हम वेट नहीं कर रहे कि एक स्क्रिप्ट स्कैन कंप्लीट हो फिर हम दूसरा स्टार्ट करें। हम एक साथ सारे स्कैन चालू कर रहे हैं, वाइल लूप के चलते वो एक एक करके टेस्ट होता रहेगा, पोर्ट और सर्विसेज बदलती रहेगी, सारा टास्क बैकग्राउंड में हो रहा है, तो हम आराम से बाकी नेक्स्ट टास्क भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये जो आपको एम्परसेंड दिख रहा है ये एक सिंबल है जो डिफाइन करता है कि इस टास्क को बैकग्राउंड में चलाना है। और एट लास्ट हमने जो रिजल्ट था उसे यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और इन केस अगर हमने कहीं कोई एरर आया है, कोई गलत इनपुट दिया है, तो फिर यहाँ पे ये इसे स्किप कर देगा, एनिमेशन को स्किप कर देगा। अब हमने कहा इसे एक बार रन करके देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है। हमने इसे सेव करा, इसे क्लोज करा। सो लर्नर्स हमने यहाँ पे कमांड लिखा chmod+x फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के लिए, और उसके बाद फाइल का नाम लिख दिया which is students.sh। अब $students.sh और एंटर प्रेस करा तो ये हमसे सबसे पहले आईपी मांग रहा है। अब फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे Metasploitable2 अपनी विक्टिम मशीन को चालू करा है, मैं उसका आईपी मेंशन कर दूंगा, है ना। आपकी नेटवर्क रेंज में जो भी डिवाइस को आप स्कैन करना चाहते हैं उसका आईपी मेंशन कर सकते हैं। मेक श्योर कि बस वो आपकी नेटवर्क रेंज के अंदर हो, है ना। हमने यहाँ पे कमांड लिखा 192.168.130, ये मेरी Metasploitable2 मेरी विक्टिम मशीन का आईपी है। हमने एंटर प्रेस करा, इसने कहा पोर्ट की रेंज सेलेक्ट करो, हमने कहा सारी पोर्ट स्कैन कर लेते हैं, है ना, या फिर एक बार इजी करने के लिए स्टार्टिंग की कुछ ही पोर्ट स्कैन कर लेते हैं। तो हमने से कहा कि आप एक काम करो 1 से लेकर 2000 तक की जो पोर्ट्स है वो सारी की सारी स्कैन कर लो। हमने एक बेसिक रेंज देने की कोशिश करी 1 से 2000, एंटर प्रेस करा। ये कह रहा है कौन सा स्कैन करना है, टीसीपी, सिन, यूडीपी, एग्रेसिव, सर्विस स्कैन या फिर कस्टम स्कैन। तो हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए 2 लिखा विच इज सिन स्कैन, जो कि फास्ट भी होगा, फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करने के चांसेस भी कम होंगे। हमने एंटर प्रेस करा, अभी इसने स्कैनिंग को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जल्दी पहले तो ये स्कैनिंग के रिजल्ट को दिखाएगा, फिर सारे डेटा को फाइल में स्टोर करेगा और उसी को हमें शो करेगा, है ना। तो थोड़ा वेट करते हैं। सो लर्नर्स आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इसने मुझे पूरा रिजल्ट दिखाया, जो फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें पोर्ट्स का स्टेटस और सर्विस तीनों मेंशन है। फिर हमने क्या करा था, हमने पोर्ट्स की एक अलग फाइल बनाई, सर्विस की एक अलग फाइल बनाई और दोनों डेटा को प्रिंट करा। तो यहाँ पे इसने क्या करा, पोर्ट्स और डेटा को वेरिएबल्स बनाया, तो इसने पोर्ट और सर्विसेज को हमें यहाँ पे दिखा दिया। अब हम एक एक लाइन करके इस डेटा को उठा सकते हैं और वहां मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन कर सकते हैं, अगर आप एन्यूमरेशन के लिए यस कहो तो फिलहाल यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू परफॉर्म एन्यूमरेशन। हमने वाई लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। लर्नर्स आप देखोगे हर एक पोर्ट की सर्विस के नाम के बिहाफ वहां पे मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन स्टार्ट हो चुका है, जिसका रिजल्ट हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके ऑप्शंस आप सारे यहाँ पे देख सकते हो, उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। एंड लेट मी शो यू उसका रिजल्ट क्या आता है। सो लर्नर्स जैसा आप देख सकते हो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले 2049 एनएफएस सर्विस चल रही थी, उससे रिलेटेड ज्यादा रिजल्ट दिखा नहीं पाया। हमने कहा ठीक है। पोर्ट 3306 MySQL सर्विस चल रही थी यहाँ पे, और उससे रिलेटेड काफी अच्छा डेटा लाने की इसने कोशिश करी है। ब्रूट ट्राई करा तो बोला ब्रूट फोर्स में रिजल्ट नहीं मिला, एन्यूमरेशन में रिजल्ट नहीं मिला है। MySQL का वर्जन इसने हमें लाके दे दिया है, अच्छी चीज है। और स्क्रॉल डाउन करें लर्नर्स अगर हम, तो इसने एफटीपी और टेलनेट को भी टेस्ट करा, जिसका रिजल्ट नीचे विजिबल होगा। एसएमटीपी का भी रिजल्ट बताया जो कि अच्छा रिजल्ट है ना। और स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे, तो एसएसएच का एक ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा था, इसलिए एसएसएच ब्रूट का यूज ले रहे हैं, जिसमें एक यूजर नेम और पासवर्ड को लगातार टेस्ट करता जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एफटीपी का रिजल्ट आया है, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड है, कुछ अनोनिमस लॉगिन की वल्नरेबिलिटीज हैं, कुछ एक्सप्लॉइट्स के नाम भी इसने में रिकमेंड करे हैं जो वर्क कर सकते हैं। ये कैसे काम आएगा ये हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूँ आपको ये एन्यूमरेशन का कंसेप्ट समझ आ गया है। सारा का सारा रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ गया, जितनी भी पोस्ट थी उनका। इन केस कहीं पे अगर गैप रह भी गया है तो अब हम हमारे प्रोग्राम में माइनर चेंजेस करके इसे और बेटर बना सकते हैं। आई होप लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।